हेलो एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम इज 9 एनसीईआरटी में 9th क्लास के एनसीईआरटी आज करेंगे। और आपको मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि 12th तक आपको पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी कराएंगे। और साथ साथ में आपको मैं एक चीज़ और बताऊंगा इस क्लास में। आपको मैंने जो 9th क्लास की एनसीईआरटी उससे ज़्यादा मटेरियल लेके आया हूँ। आपको जैसे मेरी आदत है कि आपको एनसीईआरटी के तक सीमित रखना है। आपकी सोच को ब्रॉड करना है, कहाँ आपके पीवाईक्यू आए हैं, कहाँ पर इसका सिलेबस में उपयोग है एनसीईआरटी का, तो सब कुछ इसमें इंक्लूड किया हुआ है। एनसीईआरटी की एक क्लास है। आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ना गवाते हुए एनसीईआरटी चालू करते हैं। तो एनसीईआरटी में आपको क्या पढ़ना है? तो आपको एनसीईआरटी में पूरे भारत का पहला चैप्टर है भारत के बारे में। भारत से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, पहले चैप्टर के बारे में सुन लीजिए कौन से चैप्टर है। पहला चैप्टर है कि इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इंडिया की साइज और लोकेशन के बारे में है। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा, तो इस पेन थोड़ा वो कर लेते हैं के बारे में। पहला चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया के लोकेशन के बारे में बताना है कि कैसे किस उत्तरी गोलार्ध में आता है, क्या है इसके, ये क्या है, पूर्व तट कैसा है, हिमालय है किस किस भागों में बटा हुआ है, किस मतलब सब कुछ इंडिया के बारे में बताना है, कितना किलोमीटर क्षेत्रफल है, कि सब कुछ एक टिकट बताएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बताना लोकेशन के बाद उसके पूरे एरिया के बारे में बताएंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर है अपना, नेक्स्ट चैप्टर है कि फिजिकल एंड जो होता है फिजिकल, मतलब फिजिकल उसके बारे में बताता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर है अपना, एक मिनट को बस। भारत का स्वरूप, भारत के स्वरूप के बारे में क्या लिखा हुआ है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। मतलब भारत के स्वरूप के बारे में फीचर बताना है, कौन कौन से फीचर है इंडिया के बारे में, फिजिकल में भौतिक स्वरूप के बारे में बताना है। ठीक है, उसके बारे में क्या किस किस के बारे में बताएंगे, तो हिमालय के बारे में बताएंगे, प्लेन्स मैदान के बारे में बताएंगे, प्लेटूस के बारे में बताएंगे, पठार के बारे में बताएंगे, गोंडवाना लैंड हो गया है, और उसी प्रकार तो आज और उसको बोलते हैं आइलैंड के बारे में बताएंगे। सब कुछ है उसके बारे में। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर है अपना 9th एनसीईआरटी का कि ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम मतलब होता है अपवाह तंत्र के बारे में बताएंगे कि गंगा नदी ड्रेनेज सिस्टम, सिंधु नदी ड्रेनेज सिस्टम एंड उसके बारे में बताएंगे कि आपको सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा, इन तीन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, क्योंकि हर बार इससे क्यों आता है, तो उसके बारे में बताएंगे आपको। और साथ में इसके बाद फिर आपको क्या क्या है रिवर्स पूरा बताएंगे, और प्लेन्स के बाद डेल्टाज के बारे में बताएंगे। बंगाल की खाड़ी का डेल्टा है, बंगाल पश्चिम बंगाल साइड जाओगे आप। फिर उसके हिमालय की इससे कौन कौन सी नदी हुई हैं, वो इम्पोर्टेंट 3 नदी मैंने बताया, गंगा ब्रह्मपुत्र और गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ठीक है, तो और नेक्स्ट है क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब होता है जलवायु। अब जलवायु के बारे में बताना है कि मानसून किस प्रकार का मानसून है, अपने दक्षिण पश्चिम मानसून है कि लौटता हुआ मानसून से क्या प्रभाव पड़ता है, और जो दक्षिण पश्चिम है, सब कुछ A to Z मौसम की जानकारी बताएंगे फोर्थ चैप्टर में। और फोर्थ चैप्टर है, लिख लेते हैं यहाँ पर फोर्थ चैप्टर के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ चैप्टर है अपना के नेचुरल एंड वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बताना है, यहाँ पर कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, सदाबहार, ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल, डिजस्ट या मैग्रोव वन या हिमालय फॉरेस्ट, जो सबके बारे में बताना है। तो यहाँ पर किसके बारे में मैंने बताना है, तो फॉरेस्ट के बारे में बनाना है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं फिर सिक्स चैप्टर है अपना, एक मिनट, सिक्स चैप्टर है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन के बारे में बताना है, किसके बारे, एक मिनट को ना, सिक्स चैप्टर अपना किसके बारे में, सिक्स चैप्टर अपना पॉपुलेशन के बारे में, एक मिनट आ रहा था। सिक्स चैप्टर अपना पॉपुलेशन के बारे में। तो पॉपुलेशन की किस तरीके से ग्रोथ कर रही है, अपना डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, किस क्षेत्रों में बहुत जनसंख्या ज़्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश ले लो, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में, इस तरीके के क्षेत्रों के बारे में बताना है आपको, किस क्या आबादी है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको इस सिक्स चैप्टर पढ़ने नाइन्थ नाइन्थ की एनसीईआरटी में। तो अब नेक्स्ट स्टार्टिंग करते हैं इसके बारे में। अब भारत की लोकेशन स्टार्टिंग करते हैं। भारत की लोकेशन क्या है, तो भारत की लोकेशन अपनी है यहाँ पर। अब देख रहे हो एशिया में, एशिया में अपनी लोकेशन पड़ती है। ये अपना नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया अपना, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये अमेरिका है। ठीक है, और ये अपना अटलांटिक महासागर हो गया, फिर ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, ये एशिया हो गया, ये रूस हो गया अपना, ये यूरोप हो गया, फिर यूरोप के बाद ये आ जाए ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया के बाद ये अपना भारत हो गया, ये यहाँ पर सऊदी सऊदी अरब हो गया। तो व्यापार करने के लिए अपन को ये ट्रेड जानते हैं, आपको इस कोस्टल के बारे में जानना है। यहाँ पर हिंद महासागर हो गया अपना, हिंद महासागर। ठीक है, तो आपको इसके बारे में स्टार्टिंग करना है। ऊपर पाकिस्तान हो गया, यहाँ चीन हो गया, यहाँ पर नेपाल, फिर उसके बाद बांग्लादेश, इन चीज़ों की जानकारी अपन को आगे जाके करनी है। फिर इसके बाद स्टार्टिंग करते हैं नेक्स्ट। अब इसको जानने के लिए आपको ना, एक मिनट हो जाइए बस। हाँ, पहले समझा देते हैं। है आप जो, जैसे मैंने समझ लिया ये
अमेरिका हो गया, ये ब्राज़ील में हो गया, अपना पूरा समझा दिया मैंने, अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। इंडिया की लोकेशन यहाँ पर अपन को इंडिया के बारे में पढ़ना है, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। अपना ये इंडियन ओशियन हो गया, इंडियन ओशियन के बारे में पढ़ना है, इंडियन ओशियन क्या इम्पैक्ट हो जलवायु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मेडागास्कर हो गया, मेडागास्कर की यहाँ से अपनी पवनें चलती हैं, आपने अल नीनो और ला नीनो सुना होगा, वो आकी 11th एनसीईआरटी में। तो अपन को यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये जो तट होती है, यहाँ पर वायु चलती है, फिर यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर वायु का निर्माण होता है, फिर यहाँ से भी जाती है। तो अपन को क्या है मतलब ओशियन का ये कितना मतलब सबसे ज्यादा ओशियन का है जलवायु में कितना महत्व है उसके बारे में बताना, और ऊपर से क्या है कि कौन सी जलवायु चलती है तो उसके बारे में बताना है। दो महाद्वीपों के साइड से, और एक हो गया सागर के साइड से। सागरीय से बोलेंगे ओशियन बेंड बोलेंगे, वहां पर है महाद्वीप के लिए, और उसे बोलेंगे महाद्वीपीय वायु। फिर इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद जानने के लिए पहले भारत की लोकेशन जानते हैं। अब ना बस 1 मिनट रुक जाइए, बस 1 मिनट। स्टार्टिंग करते हैं, क्या साइज एंड लोकेशन पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर को अच्छे से डिटेल से जानते हैं, कि डिटेल से जानने के लिए स्टार्टिंग करते हैं, समय ना गवाते हुए। पहला चैप्टर अपने साइज और लोकेशन, तब उसके भारत के बारे में बताना है। तो भारत के बारे में पहले आपको क्या जानना है, तो पहले स्टेट के बारे में बताऊंगा इससे यहाँ पर, फिर मैं बॉर्डर के बारे में बताऊंगा, फिर बॉर्डर के बाद आपको हमने हर एक चीज, बस शांति से रहना है। अब यहाँ पर जाइए, देखो भारत के उत्तर से पूरब से पश्चिम, जैसे पूरब से पश्चिम में जाओगे, 1 मिनट दो, पूरा यहाँ दो, स्टार्टिंग करते हैं भारत की मैप यहाँ से लास्ट में, ब्लैंक पेपर पेपर ले लेते हैं, फिर इसको समझाएंगे, ठीक है। अब समझो यहाँ पर, ये भारत का मैप है, ठीक है। अब भारत के मैप को स्टार्टिंग समझने यहाँ से लेना है, पश्चिम से पूरब के तट तक। तो यहाँ पर टोटल कितनी है, 2933 किलोमीटर है। कितनी है लंबाई, 2933 किलोमीटर, ठीक है। आपको ये याद रखना है कितनी है, 2933 किलोमीटर है। अब ऐसे ही वो उत्तर से लेके साउथ तक ले लो, नॉर्थ से लेके साउथ पोल तक जाओगे तो आपको क्या है, 3214, ऐसे में जाएंगे तो आपको कितने हैं, 3214 है। तो 3214 आपको याद रखना, ऐसे मैं बोल रहा हूँ उसी तरीके से याद रखना, 3214 भूल जाते हो कि 32,214 ऐसे बोल 14 बोलोगे तो कोई, 3214 है, ठीक है। आपको याद रखना, पहले इसको याद रख लिया आपने, लंबाई याद रख ली। अब लंबाई याद रखने के बाद ऊपर क्या है, अपने आप प्लेटू है, अपना अपना हिमालय पर्वत है, कौन, हिमालय पर्वत है। तो वो अपनी कितनी रेंज में बटा हुआ है, तो 3 बटा हुआ है। तो दो, एक ग्रेट हिमालय मान लो इसको, बीच की जो लाइन है उसे बोलते हैं ग्रेट हिमालय, ठीक है, ग्रेट हिमालय। तो इसको बोलते हैं महान हिमालय, महान ग्रेट हिमालय, ठीक है, ग्रेट हिमालय। और जो ऊपर उसके ग्रेट में जाओगे, लद्दाख साइड में, यहाँ पर क्या है, लद्दाख है, तो लद्दाख साइड में जाओगे तो यहाँ पर होता है ट्रांस हिमालय, क्या है, ट्रांस हिमालय। तो देखो, ग्रेट हिमालय के ऊपर जाओगे, नॉर्थ मतलब वो ऊपर की साइड में जहाँ लद्दाख है, वहां अपना आएगा कौन सा, ट्रांस हिमालय। उसके नीचे आएगा लेसर हिमालय, क्या हो जाएगा, लेसर हिमालय। उसके नीचे कौन सा आ जाएगा, लेसर हिमालय। और उसके फिर सबसे नीचे क्या आ जाएगा, शिवालिक। आपको ये हिमालय के बारे में पता होगा, ठीक है, मैंने हिमालय के बारे में बता दिया आपको अच्छे से। अब इसके बारे में चोटी भी है, जैसे यहाँ पर जाओगे, नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, बंदर पूंछ है, कामेट है। तो ये बहुत चोटी यहाँ पर पाई जाती है, वो ग्रेट हिमालय का हिस्सा है। अब यहाँ पर जाओगे अरुणाचल में, तो ये यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा मुड़ गया है, ये क्या है, अर्धचंद्राकार है, मतलब एक क्रिस्टल की फॉर्म में अर्धचंद्राकार इसका आकार है, इस तरीके का समझ रहे हो, अर्धचंद्राकार इसका हिमालय का आकार है। तो आपको इसके बारे में बताना है, यहाँ पर कौन सी नदी है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ब्रह्मपुत्र नदी है, और यहाँ से एक नदी और निकली है, सिंधु यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर चिनाव, झेलम, ब्यास, ये नदी का यहाँ पर उद्गम हुआ है, ठीक है। इसके बारे में बता, फिर इसके बाद यहाँ से अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे कि गंगोत्री के बारे में बताएंगे, फिर यमुना नदी के बारे में बताएंगे, यहाँ से यहाँ चंबल की नदी के बारे में बताएंगे आपको हम, है पेन बताते हैं इंग्लिश थोड़ा, है। और फिर देखो क्या है कि आपको साथ साथ में समझते चलना है, कि जो मैं बोल रहा हूँ उन शब्दों पे ध्यान देना है। तो ये क्या है कि शायद पूरे एक भारत की एक स्थिति के बारे में जान लो, पहले उसकी नॉलेज, बेसिक नॉलेज के बारे में जानकारी हो जाएगी ना, फिर आपको क्या है, क्लास समझने में और ज्यादा मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। जो आज की 10th एनसीईआरटी है, 11th एनसीईआरटी जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी में, सभी एनसीईआरटीओ में क्या है कि सबसे इंपोर्टेंट एनसीईआरटी है, तो 11th क्लास की एनसीईआरटी है। तो स्टार्टिंग करते हैं जैसे ही, हाँ फिर स्टार्टिंग करते हैं, फिर मैंने आपको क्या क्या बताया, नदियों के बारे में बता दिया, यहाँ के गंगोत्री,
बारे में बताएंगे। यहाँ पर क्या है, मैदान है अपना, कौन सा मैदान है, तो गंगा उत्तर का उत्तर विशाल मैदान है, नॉर्थ नॉर्थ प्लेन्स, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ वो बताएंगे। फिर उसके बाद आपको क्या है कि कौन कौन सी नदी के बारे में बता दिया मैंने, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी, मुख्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल इससे एक क्वेश्चन आता है। ठीक, उसके बाद आपको क्या बताना है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर क्या है, अरब सागर है अपना, ठीक है। यहाँ पर गुजरात है, गुजरात, यहाँ पर कच्छ की खाड़ी है, ठीक है, कच्छ की खाड़ी। यहाँ पर क्या है कि दो, यहाँ पर क्या है, उत्तरी सरकार है, जो उड़ीसा साइड में जाओगे आप, ठीक है। और मतलब मेरी थोड़ी आदत है ठीक कहने की, तो उसको थोड़ी यदि यदि आप थोड़े परेशान हो रहे हो, लेकिन क्या है कि तो मैं मतलब इसलिए बोलता हूँ, आपको समझ में आ गया है क्या, इसलिए वो ठीक का मतलब होता है आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं। और फिर इसकी कोस्टल लाइन है, तो आपको कोस्टल लाइन पता होना चाहिए कि पहले कितनी कोस्टल लाइन थी। तो आपको पता होना चाहिए पहले कोस्टल लाइन थी अपना अ, मतलब 7,516, पहले इतनी कोस्टल लाइन थी। अब वर्तमान में कितनी हो गई है आपको वर्तमान में पता होना चाहिए कि 11,958.81, इतनी अपनी क्या है कि कोस्टल लाइन हो चुकी है। याद रखना ये पॉइंट को, आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी हो गई, 11,110,98.81। आपको खाली इतना याद रखना है, 11,000 भी याद रखोगे ऊपर नीचे 11,000 तो तब भी याद हो जाएगा, या 11,000 0.98 को याद रखना, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना जरूरी है। और ये कोस्टल लाइन अभी वर्तमान में चेंज हो गई है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ इसको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि पहले कितनी थी, तो अपनी अपनी थी 7,516 थी, अब कितनी हो गई, 11,098 हो गई, 11,058 हो गई। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। फिर उसके बाद फिर क्या है कि आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये क्या है, तो उत्तरी सरकार में जो जो पूर्वी तट है, किस किन भागों में बटा हुआ है, तो उत्तरी सरकार में बटा है, पूर्वी तटीय मैदान के बारे में बताया, वो कोरोमंडल, कोरोमंडल है पूर्वी तट के बारे में। अब पश्चिमी तट में आओगे तो मालाबार के बारे में बटा हुआ है पश्चिमी तट, और एक उसे बोलते हैं कोकण तट, और ये बीच को बोलते हैं कन्नड़ तट। तो इनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज है वेरी इंपॉर्टेंट, इनका है क्या होता है। और इसके साथ आपको क्या होता है, उत्कल जो उड़ीसा है ना, यहाँ पर उड़ीसा में तो यहाँ इसको उत्कल, उत्कल तट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्कल, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उत्कल, उत्कल, ठीक है। इसको याद रखना, उड़ीसा साइड में। और उसके बाद आ जाओ आंध्र तट हो गया, फिर आंध्र प्रदेश हो गया, वो सब चीज आपको बारे में। आंध्र में यहाँ पर क्या है, विशाखापट्टनम सबसे बड़ा इंपोर्टेंट है, जो विशाखापट्टनम पे बहुत सारा इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पोर्ट है, वो पतन है, पतन मतलब होता है बंदरगाह है, ठीक है, इसकी याद रखना है। और फिर मैंने आपको क्या बताया, अब स्टेट के बारे में जानकारी ले लेते हैं थोड़ा। अब आ जाते हैं वापस वहां पर, पहले चैप्टर पर, पहले चैप्टर की बता दिया मैंने, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अब इसको जानकारी लेते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि तो मध्य प्रदेश क्या बोलते हैं, हमने जो पिछली एनसीईआरटी में आपको पढ़ाई थी, तो मैंने उसके बारे में कर्क रेखा के बारे में बताया था कि कर्क रेखा भारत से निकली हुई है, और विषुवत रेखा है अपनी, ठीक है, वो अपन नहीं चलती हूँ आपसे, क्योंकि वो अपना उत्तर पूर्वी तट में आता है अपना जो अब लेकिन मैंने कर्क रेखा से कौन कौन से राज्य निकलते हैं मैंने पूरा बताया हुआ है, फिर मकर रेखा से भी बताया हुआ है मैंने, और विषुवत रेखा से भी बताया। और साथ साथ में मैंने कंट्री की बात भी बताया कि कौन सी कंट्री में, कौन अफ्रीका कॉन्टिनेंट में तीनों निकलती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर और कर्क मकर रेखा, तीनों के बारे में मैंने उनके अंदर जाके डीपली बताया कि कौन कौन सी कंट्री की ब्राजील है, कि कौन कौन सी नामीबिया, सब कुछ A to Z बताया मैंने। ठीक है, पिछली एनसीईआरटी को आप देख के आना है, क्योंकि इस एनसीईआरटी में मैंने तो बार बार रिपीट करूंगा तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। कुछ चीजें ऐसे मैं स्किप कर रहा हूँ, तो आपको ये समझना नहीं है कि मैंने छोड़ दी है, क्योंकि मैं पहली एनसीईआरटी में ऑलरेडी उसको अच्छे से डिटेल से बता चुका हूँ है। फिर उसके बाद मैंने क्या है कि फिर अपना जो भारत का क्या है, 32,87,263, यानी कि मतलब इसका पूरा क्षेत्रफल है अपना, कितना क्षेत्रफल भारत का, 32,82,87,263, इतना अपना क्या है कि क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का उसका, उस क्षेत्रफल का भारत के वर्ल्ड के विश्व के स्तर पर देखा जाए तो उसका 2.4% आता है, ठीक है। और 7 नंबर का, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 7 नंबर का लार्जेस्ट कंट्री है। उसके बाद आ जाते हैं फिर उसके बाद अब पड़ोसी देश के बारे में जानते हैं। तो पड़ोसी देश को याद करने के हम ट्रिक भी बताएंगे, और आपको पहले समझ लेना है। तो आपको पहले पाकिस्तान आ गया, यहाँ पर पाकिस्तान आ गया, ठीक है, पश्चिमी साइड में। फिर पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान आ जाइए, फिर ऊपर चाइना आ गया, ठीक है, चाइना के बाद आ गया नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश यहाँ पर रखना, बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के बाद म्यांमार याद रखना, म्यांमार हो गया। अब इसको याद क्या रखने के लिए, बचपन में MBA लिख देते, बचपन है बीए, अब इससे याद कर सकते हो। बास है तो बचपन मतलब बी से बांग्लादेश, ची से, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम से क्या है म्यांमार, ए से क्या है अपना
इसे याद रखना कौन सा हुआ, अफगानिस्तान। और ए फिर एम बी, ये एमबीए, ए से क्या होगा अफगानिस्तान, और बी से क्या होगा अपना भूटान। ये आपको पूरी कंट्री याद हो जाएंगी इस ट्रिक से बचपन में, एमबीए या एमबीए बचपन में, या कुछ भी याद कर लो इस तरह कि आपको आठों राज्यों के नाम याद हो जाएंगे। अब इसको समझ लिया। अब स्टेट के बारे में जानना है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको जो मैंने बताया कि पहले गुजरात मिलेगा, यदि आप करके देखा जाएगी यहाँ से, तो पहले गुजरात, फिर एमपी, फिर झारखंड, फिर झारखंड के बाद आ जाइए उड़ीसा, फिर झारखंड में त्रिपुरा या मिजोरम, दो राज्य हो जाएंगे। फिर पूरा मैंने इसको अच्छे से डिटेल से बताया, क्योंकि यहाँ बार बार बताएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। फिर मैंने एक कोस्टल लाइन बताई है कि 11,098 इतनी अपनी कोस्टल लाइन हो चुकी है वर्तमान में। पहले कितनी थी, तो पहले अपनी थी पहले कितनी थी, तो 7,516 थी, ठीक है। तो आप ये हटकर कितनी हो चुकी है अभी, तो अपनी सीरीज हुआ है कि डिजिटल रूप से अच्छे से द्वारा मैप हुआ है, छोटे मोटे जो तट हैं उनको जोड़ दिया गया है, तो इस वजह से इतनी बढ़ चुकी है। तो आपको याद रखना है यहाँ से 7 से सीधी कितनी हो गई, 11 हो गई है। तो आपको 5,000 का इंक्रीज हुआ है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टेट पीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था और छोटे मोटे एग्जाम होते हैं गया था। तो उसके बाद आ जाइए, यहाँ पर क्या है, श्रीलंका है अपना, यहाँ पर क्या है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर लक्षद्वीप आ गया, ठीक है। आप उसके साथ में और मालदीव भी यहाँ पर है अपना, दो तटीय, कौन से दो देश हैं अपने जो तटीय सीमा से तटीय मतलब लगते हैं, तो एक श्रीलंका हो गया, एक मालदीव हो गया। मालदीव और श्रीलंका है, और श्रीलंका पे यहाँ पर याद रखना, तो यहाँ पर क्या है, रामेश्वरम है। तो रामेश्वरम किस चीज लिए फेमस आता है, तो प्राचीन भारत में जाइए, रामायण पढ़ोगे, तो वहाँ पर राम भगवान जी ने क्या है, एक सेतु का निर्माण किया था, और क्या है कि अपने वहाँ पर अपने शंकर जी की स्थापना करी थी, कि वहाँ पर स्थापना करके प्रार्थना करती थी, तो वहां पर एक रामेश्वरम मंदिर बना हुआ है, ठीक है। राम भगवान है, शंकर जी की है, तो उन्होंने उनके नाम से नाम जाना जाता है, शंकर जी है, लेकिन है किसकी, रामेश्वर की। रामेश्वरम जानते हैं उसे, एक तीर्थ स्थान है। फिर उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, मैंने बता दिया विशाखापट्टनम है, यहाँ पे मुंबई तट है, यहाँ पर ये जवाहरलाल नेहरू तट है, ठीक है। और पोर्ट मतलब बंदरगाह, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर केरल आ गया, केरल की तट आप आते हैं, और कर्नाटक आ गया यहाँ पर। पूरी लोकेशन याद होनी चाहिए आपको, यहाँ पर याद होना चाहिए राजस्थान है, सबसे दो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपको याद होना चाहिए राजस्थान है। थोड़ा पेन चेंज कर, कौन सा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राजस्थान है। और जनसंख्या के हिसाब से देखोगे तो उत्तर प्रदेश है, और सबसे कम जनसंख्या के हिसाब से देखोगे तो सिक्किम आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और उसके बाद आ जाओगे जो भारत का हृदय प्रदेश कहते हैं, उसको एमपी कहते हैं। जो हार्ट होता है पृथ्वी का, जो मतलब बोलते नहीं अपने भारत अपने दिल है, तो हृदय प्रदेश किसे बोलते हैं, एमपी को। इसी प्रकार आ जाइए जम्मू कश्मीर में जाओगे, तो वहाँ पर अपना क्या है, शीतकालीन है, मतलब ठंडा, यदि गर्मी में ठंडी का मजा लेना है तो आपको जम्मू कश्मीर जाना है। और फिर आ जाइए, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, और तेलंगाना हो गया। तेलंगाना को क्या हुआ था, 2014 में फिर से बनाया गया था, ठीक है, नया क्षेत्र। और सबसे पहले जो भाषा के आधार पर राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश हो गया। और उसके बाद आ जाइए, छत्तीसगढ़ किससे हटके बना हुआ है, तो आपको पता है मध्य प्रदेश से हटके बना हुआ है। और बांग्लादेश, फिर बांग्लादेश को आप बांग्लादेश, इसे पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे मैंने बताया है कि बांग्लादेश के पश्चिम में होने की वजह से इसे पश्चिम बंगाल बोलते हैं, ना कि भारत के पश्चिम में। भारत के पूर्वी क्षेत्र में है बांग्लादेश, लेकिन उसको बांग्लादेश के पश्चिम में होने की वजह से उसे पश्चिम बंगाल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, मैंने सेवन सिस्टर के बारे में बताया, अरुणाचल है, ईटानगर है, जो मतलब असम है, मिजोरम है, ये सब चीज़ें सेवन सिस्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताएंगे, तब इसको एनालिस करेंगे। फिर इसके बाद मैंने कोस्टल लाइन बता दी, जो इसको हटा के अपन को कितनी करनी है, तो 11 है इसमें पहली जो पिछली कोस्टल लाइन लिखी है यहाँ पर, ठीक है, कितनी हो गई, जीरा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर श्रीलंका के बारे में बता दिया, मालदीव के बारे में बताया, लक्षद्वीप के बारे में बताया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बताया, 3 बटा हुआ है। फिर उसके बाद आपको क्या जानने की जरूरत है, और किस अब मैंने और कुछ बताना है कि आपको, हाँ, लैंड बॉन्ड, जो आदि मतलब लैंड बाउंड्री है ना, जो मतलब जो स्थलीय सीमा है, तो 15,200 किलोमीटर याद रखना, 15,200 किलोमीटर है। और सबसे ज्यादा किससे लगती है, तो आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश से लगती है। फिर इसके बाद छोटे, सबसे कम किससे लगती है, तो अफगानिस्तान से लगती है। क्योंकि अब देखो कई लोग बोलते हैं कि अफगानिस्तान यहाँ पर सबसे याद रखना, क्योंकि अफगानिस्तान में क्या है कि आपको क्या है कि डाउट रहता है कि अफगानिस्तान की सीमा लगती है कि नहीं लगती है, तो आपको बताना है कि अपने मैप के अनुसार, भारत के मैप के अनुसार 101% अफगानिस्तान से सीमा लगती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट है क्या है अपना, तो नेक्स्ट है अपना लिखा हुआ है कि हिमालय मैप डिटेल्स एंड ज्योग्राफी इन। अब हिमालय क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, तो हिमालय क्षेत्र किस में आ जाएगा, सेकंड चैप्टर में आ जाएगा। सेकंड चैप्टर में कौन में, क्योंकि भारत के स्वरूप के बारे में पढ़ाना है, तो भारत के स्वरूप को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहले ये दो मैं बताऊं कौन कौन से क्षेत्रों में बांटा गया है, पिछले वाले मैप में जाते हैं और थोड़ा आगे जाते हैं। हाँ, ये 5, तो मैं बताता हूँ, 5 5 रूपों में बटा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताते हैं।
खाली मैप। हाँ ये 5 रूपों में कौन-कौन से में बँटा हुआ है? तो 5 रूपों में बँटा हुआ है। पहला क्या है कि मैंने बताया हिमालय के बारे में। तो हिमालय के बारे में मैंने ग्रेट हिमालय में आपको कुछ चोटी के नाम बताए, जैसे नंदा देवी हो गई, अपना बन केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, कामेट हो गया, बंदरपूंछ हो गया, ये ग्रेट चोटी हैं। तो एक ग्रेट हिमालय का हिस्सा हो गई। ग्रेट हिमालय ऊपर कौन-सा है? ट्रांस हिमालय, फिर नीचे है कि लेसर हिमालय, फिर उसके बाद है शिवालिक। ठीक है? अब एक हिस्सा पहला फर्स्ट रूप में हिमालय के रूप में बँटा हुआ है पहले भारत। और हिमालय क्या है, एक क्या है, प्राकृतिक सीमा है, प्राकृतिक रक्षक है। यहाँ से ठंडी हवाओं से आने से अपनी बचाता है भारत को। ठीक है? तो और क्योंकि यदि ठंडी शुष्क क्षेत्र हो जाएगा, बहुत बहुत नुकसान है। हिमालय एक क्या है, प्राकृतिक रक्षक सीमा है अपना, तो अपनी रक्षा करता है। फिर हिमालय के बाद फर्स्ट में पढ़ दिया अपन ने हिमालय के बारे में। हिमालय, हिमालय ठीक है। अब सेकंड में किसके बारे में बांटना है? तो उत्तरी मैदान के बारे में बताना है। अब हिमालय से 3 नदियां निकली हैं, तो हमने 3 नदियां को नीली कलर से बता देते हैं। 3 नदियां कौन कौन सी? यहाँ से जाओगे तो आपको ब्रह्मपुत्र नदी, वो ब्रह्मपुत्र नदी। और फिर यहाँ से जाओगे तो आपको तिब्बत से निकलेगी कौन सी? सिंधु नदी के बारे में जो दिख रही है, देखो सिंधु नदी आपको तिब्बत से निकली, जैसे बोलते हैं, जैसे दिख रही है, नाव दिख रही है, रावी, सतलज, ये नदी इसमें। ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर याद करो, दो इंडस इंडस नदी है जो जिसे सिंधु नदी बोलते हैं, के नाम पर ही भारत को हिंदुस्तान भी नाम दिया गया है। ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं ये सेकंड फॉर्म, यदि सेकंड बोलोगे तो उसको किसके बारे में बताओगे? तो सेकंड है अपना, इन नदियों से किसका निर्माण हुआ है? इन नदियों से अपना गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के मैदानों का निर्माण हुआ है, जैसे उत्तरी मैदान बोलते हैं, उत्तरी विशाल मैदान। तो आपको याद रखना क्या है, नॉर्थ प्लेन्स, नॉर्थ प्लेन्स के बारे में। ठीक है? नॉर्थ प्लेन्स मतलब होता है उत्तरी मैदान। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म में किसके बारे में बटा हुआ है? तो प्रायद्वीप के बारे में। ये अपना क्या है, प्रायद्वीप हो गया। प्रायद्वीप मतलब क्या होता है कि तीनों ओर से जल से घिरा हुआ, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो स्थल तीनों ओर से घिरा हो उसे बोलते हैं अपन प्रायद्वीप। ठीक है? और जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसे बोलते हैं द्वीप। याद रखना, ठीक है, अच्छे से। पहले मैंने 3 ओर से घिरा हुआ है अपना भारत, 3 पानी जल स्थल से, यहाँ से बंगाल की खाड़ी से, यहाँ से अरब से, नीचे से हिंद महासागर से, 3 हो गया। तीनों ओर से घिरा होने की वजह से इसे प्रायद्वीप बोलते हैं। यदि चारों ओर से घिरा होता तो उसे द्वीप बोलते। ऐसे महाद्वीप हो गया। द्वीप एक बहुत बड़े वाले बड़े बहुत बड़े लेवल को बोलते हैं महाद्वीप। तो छोटे से लेवल को होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है, तो उसे बोलते हैं द्वीप। ठीक है? याद रखना। और द्वीप को चारों ओर से पानी से घिरा होता है, फोर्थ, चारों चारों दिशाओं से पानी से घिरा होने की वजह से उसे द्वीप। क्लियर? कोई डाउट और तो नहीं रह गया? क्लियर जरूर होना चाहिए, कोई भी पॉइंट माइंड माइंड में नहीं रखना। यदि कोई डाउट भी आ रहा है, यदि आप ऑफलाइन में देख रहे हो, तो आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है, सिर्फ कमेंट कर देना है। और जो सबसे ज्यादा कमेंट होंगे उसके बारे में नेक्स्ट क्लास पक्का लाएंगे, और अच्छे से लाएंगे। मेरे क्लास में आपको फालतू बातों से कम और जो जानकारी वाली बातें ज्यादा मिलेंगी। आपको क्या है कि मेरी बातों पे भी थोड़ा फोकस करना है। यदि मैं यहाँ पर लिखने का काम कम क्यों करूँ, समझाने का काम ज्यादा इसलिए करता हूँ, क्योंकि याद रखना कि आपको लिखा हुआ एग्जाम हॉल में याद नहीं आएगा, आपको समझाया हुआ याद ज्यादा आता है। ठीक है? फिर मैंने इसके बाद आ जाते हैं क्या है, फिर उसके बाद आ जाते हैं तो नदियों के बारे में मैंने बताएंगे। फिर नदियों से क्या निर्माण होते हैं? तो नदियों से मैदान का निर्माण होता है, उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है। तो आपको मैदान के बारे में जानना है। फिर पहला रूप मैंने बता दिया हिमालय, दूसरा हो गया अपना नॉर्थ प्लेन्स, मतलब उत्तर मैदान, मैदानों में बटा हुआ है। फिर प्रायद्वीप के बारे में थर्ड फॉर्म हो गया। तो प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप लिख देते हैं। बड़े हिंदी की प्रॉब्लम है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस वाले तो जानते ही हैं, थोड़ा क्या है कि हिंदी का ऑडियंस जान रहा है, तो हिंदी के बारे में थोड़ा बताना पड़ता है। उस बार बार बोलते हैं कि बताओ हिंदी में, तो फिर मुझे ध्यान रखना पड़ता है। तो आप इंग्लिश वालों हैं जो के लिए भी है क्लास, ऐसा नहीं वाले बच्चे पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप लोगों को सब में अच्छे से लैंग्वेज में आएगी वो। फिर उसके बाद कोशिश करेंगे। अब देखो हमें तो ज़्यादातर हिंदी सबसे ज़्यादा आती है और इंग्लिश बहुत, बाकी तो करेंगे। यदि आपको कोई और लैंग्वेज, तो अब स्टार्टिंग करते हैं भारतीय, और फिर तीसरा फॉर्म बटा हुआ है मरुस्थल के बारे में। अब मरुस्थल में कौन सा है अपना? थार का मरुस्थल आ जाओगे, थार। ठीक है? अब जो कहाँ पर है? तो राजस्थान में। ठीक है? अब राजस्थान में जाओगे तो अपन कौन सा क्या है, अपन को क्या मिलेगा? मरुस्थल के बारे में। तो तीसरा फॉर्म अपना किसके बारे में जानकारी मिलना है? तो भारतीय मरुस्थल का है तीसरा फॉर्म। यहाँ पर कितना हो गया? चौथा हो गया। 4 भाग हो गए। पहला हिमालय, दूसरा अपना मैदान, तीसरा प्रायद्वीप, और चौथा मरुस्थल। अब पांचवा क्या रहेगा? द्वीपों में। तो द्वीप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? अंडमान। यहाँ पर जाओगे लक्षद्वीप। तो ये क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। द्वीप क्या मतलब होता है? चारों ओर से पानी से घिरे हुए हैं, इस वजह से कहते हैं। तो अपने 5 फॉर्म में अपना भारत की क्या है, भौगोलिक क्षेत्रों में बटा हुआ है। भौगोलिक वितरण हो गया 5 भागों में।
अब मैंने आप इसको बताने के बाद आपको चलते हैं, फिर से वापस आ जाते हैं, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, वापस आके क्लीन करना पड़ेगा। देखो, आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है, मैं मेरा पढ़ाने का मतलब भी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि आपको जितने ज़्यादा याद करोगे, रिवीजन करोगे, आप तभी आपको बेनिफिट होगी क्लास के में। आपको यदि 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 आप नोट्स नहीं बना रहे हो तब भी मतलब एक बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, जिस वजह से नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि क्लास को एक बार अच्छे से सुनो नॉर्मल स्पीड में। फिर आपको नेक्स्ट टाइम 1.5 स्पीड में अच्छे से समझ रहे हो, इससे क्या होगा कि रिटेन पावर भी अच्छी बढ़ेगी, और आपको क्या है कि विजुअलाइजेशन में अब मैं क्लास बताता हूँ, और यदि मैं आपको थ्योरी रूप में क्लास बताने लग गया तो आप बोर हो जाओगे। तो इसलिए मैंने उसको आपको क्या है कि अब ये पांचों फॉर्म में मैंने फोटो डाली हुई हैं, इस बारे में समझ। ठीक है, आपको मैंने जैसे फॉर्म बताया, तो मैंने बताया कि आपको पढ़ाएंगे हम इंडस इंडस नदी में हो गया, इंडस और सतलज, मतलब सिंधु और सतलज नदी के बारे में बताएंगे, गंगा नदी के बारे में बताएंगे, और ब्रह्मपुत्र नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ, तो आपको पता है कि हिमालय से हुआ है। बाद आ जाते हैं जो नंगा दो, मैंने नंगा पर्वत आ गया यहाँ पर, जास्कर बता दिया मैंने आपके बारे में, ठीक है, और उसके ग्रेट हिमालय तो मैंने बता दिया, शिवालिक का रेंज आ गया, शिवालिक में अपनी क्या है चोट, मानसरोवर लेके यहाँ पर तिब्बत में जाओगे आप, तो फिर नथुला दर्रा, ये सारे हैं, अरुणाचल प्रदेश में जाओगे तो यहाँ से अपनी नदी है, और उसके बाद आप पूरा मैंने क्या बताया यमुना नदी के बारे में भी, तो एक बहुत बड़ा चैन है, मैं डिटेल से बताऊंगा, टेंशन है। और उसके बाद आ जाते हैं, पूरा मैंने बता चुके हैं, आगे चलते। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, हिमालय के बारे में। हिमालय के बारे में मैंने आपको तीन दिया हुआ है, मैंने बताया एक ट्रांस हिमालय के बारे में, फिर एक आ जाते हैं ग्रेट हिमालय के बारे में, और फिर एक लश्कर तब लश्कर फिर शिवालिक इसमें बटा हुआ है। फिर बाद मैंने क्या बताया, यहाँ पर कौन सा दर्रा है, तो बालाचा दर्रा है, और जो एक वो चीज़ इतना नहीं पढ़ना है, मैंने हिमालय के बारे में जो बेसिक की जानकारी आपको बता दी है। फिर कौन कौन सी चोटी तो आपको पता होना चाहिए, 4 चोटी पाई जाती हैं, तो जैसे सबसे अब ऊंची माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट के बाद यदि दो कौन कौन सी चोटी हैं तो नाम लिख लेते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। एनसीईआरटी में कुछ चोटियों के नाम दिए हैं, उनके नाम लिख लो, कौन कौन सी है। पहले सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, हिंदी में लिख दें भाई, हिंदी के सवालों को बोलते जा रहे हैं हम, ठीक है, लिखते जाना। पहली चोटी है सबसे ज्यादा कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ये कितनी सबसे ऊंची है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848, ठीक है। ये कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए, ये नेपाल में है। फिर नेक्स्ट चोटी से जो सबसे ऊंची है, ये क्रम में बता रहा हूँ, ऊपर नीचे नहीं, इसी क्रम में आपको याद रखना है। फिर दूसरी चोटी है अपनी मकाल कंचनजंगा, ये कन कंचनजुंगा से याद रखना, ठीक। इसकी ऊंचाई हो जाएगी, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी अपनी, तो 8598, मतलब 8,598, तो ये कहाँ पर है, तो आपको सब याद रखना, भारत में, अपने प्यारे भारत में, भारत की सबसे ऊंची जाएगी। फिर कंचनजंगा के बाद आ जाएगी तीसरी, ठीक है, तो तीसरी चोटी आ जाओगी मकालू, मकालू, तो मकालू को याद रखना है, इसके कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए पहले इसकी लंबाई कितनी होगी, 8,400 481, ठीक है, और इसको कहाँ पर है, तो ये आपको पता होना चाहिए, नेपाल में, नेपाल में। फिर आ जाते हैं धौलागिरी, चौथी चोटी कौन सी है, धौलागिरी, धौलागिरी, ठीक है, धौलागिरी। फिर ये कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए भारत में। इन चोटी की मैंने लंबाई क्यों बताई है, बाकी चोटियों की क्यों बता रहे, बता तो मैं इसकी भी दूंगा, जैसे अभी इसकी है तो 81, 1,772, 8,172, तो बताने का कोई मतलब नहीं है कि लंबाई मुश्किल है पूछेंगे, ना इंपॉर्टेंट उनकी चार की बता दी। अब मैं चोटियों के हाइट के बारे में जानकारी नहीं देंगे, लंबाई की, आपको क्या है कि सीधा बताना है कि कहाँ पर है, तो ये धौलागिरी अपनी भारत में हो गई, और माउंट एवरेस्ट का है नेपाल में हो गई, कंचनजंगा भारत में हो गई, और अपनी मकालू है नेपाल में हो गई, फिर उसके धौलागिरी है भारत में हो गई।
अब उसके बाद आ जाते हैं नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहाँ पर है, तो आप जल्दी बताओ, कमेंट में करो, जिसको जल्दी आता है तो नंगा पर्वत के बारे में कमेंट करे। जैसे दो क्या होता है, आपको कमेंट करने से क्या याद हो जाता है। तो नंगा पर्वत अपना क्या है, प्यारे भारत में है। ठीक है, नंगा पर्वत के बाद आ जाते हैं दो, धौलागिरी मैंने आपको क्या बताया, धौलागिरी नेपाल में है, सॉरी भाई मैं आपको थोड़ा गलती बता, नेपाल में सब, भारत में केवल कंचनजंगा हो गया और नंगा पर्वत, दो चोटी हो गई, तो बाकी सब नेपाल। फिर उसके बाद आ जाते हैं, फिर नंगा पर्वत के बाद अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा कहाँ पर है, तो ये भी आपको क्या है, नेपाल में मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं अन्नपूर्णा के बाद नंदा देवी। नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए, भारत में है। कहाँ पर है, भारत में। नंदा देवी के बाद फिर आ जाती कॉमेट, कॉमेट, एक ये भी कहाँ पर है, तो भारत में है। ठीक है, ये दो चोटी हो गई अपनी। पूरी टोटल कितनी, चार चोटी बता चुका हूँ, कंचनजंगा बता चुका हूँ मैं, और कौन सी बताओ जल्दी कमेंट में करो, कौन सी बता चुका हूँ, नंगा पर्वत बता चुका हूँ। नंगा पर्वत के बाद दो चोटी और लिख लो, नंदा देवी और कॉमेट। एक कौन कौन सी है, अपनी भारत में चोटी। फिर उसके बाद कौन सी चोटी आ जाएगी, वो तो इतनी चोटी काफ़ी है आपको याद रखने के लिए, क्योंकि आपको क्या जरूरी है, छोटी जान याद होने से ज़्यादा जरूरी है कि आपको शुरू का पता होना चाहिए। सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर धौलागिरी, फिर नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, और फिर अन्नपूर्णा के बाद दो चोटी और रह जाएंगी, नंदा देवी और कॉमेट। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, क्योंकि एक चोटियों का यदि क्रम भी पूछा जाए, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दी हुई है स्पेशल से, अलग से क्या अलग से दी है, तो आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो यूपीएससी पूछता है डायरेक्ट। आपको पता होगा, यदि एनसीईआरटी को अच्छे से लाइन बाई लाइन खा चुके हो अच्छे से, तो आपका 40 से 50% क्वेश्चन यहाँ से कर सकता है, दे सकता है। आपको एनसीईआरटी में करंट अफेयर इंक्लूड करके बता रहा हूँ मैं, करंट अफेयर और एनसीईआरटी भी कर ली ना, तो आपको 50% तैयारी आपने अच्छे से। एनसीईआरटी इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बेस बनाने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कि आपको बेस कमजोर है तो आप एनसीईआरटी पे जाना है, और एनसीईआरटी में इसलिए पढ़ा रहा हूँ तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी तो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद आपको किसके बारे में बताना है, तो आपको मैंने बता दिया किसके बारे में बताना था। हाँ, अब ये उत्तर विशाल मैदान के बारे में बताना था। अब उत्तर विशाल मैदान का निर्माण कैसे होता है, तो आपको याद रखना कि नदियों द्वारा, नदियाँ आती हैं, नदी द्वारा क्या होता है कि, देखो मैं बताऊँ नदियों द्वारा क्या, देखो एक नदी आती है, नदी अब पर्वत से निकली, वहाँ पर क्या होती है, गाज के रूप में चलती है, वहाँ का अपर्दन करती रहती है, अपर्दन करके वो क्या करती है, नदी एरोजन करके डिपोजिशन कर देती है। तो डिपोजिशन मतलब होता है निक्षेपण। तो वहाँ से गाद बालू लेके आपको क्या करती है, वो मैदान में जमा कर देती है। तो वजह से इन मैदानों का निर्माण होता है, ये बोलते हैं उत्तर विशाल उत्तर विशाल मैदान, उत्तर का मैदान बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र का मैदान बोलते हैं। तो ये क्या मैदान होते हैं, जो क्या होते हैं, नदी द्वारा बने हुए हैं। कैसे नदी द्वारा बनते हैं, क्या है, पर्वत पे गई, पर्वत से जो धारा के रूप में चलती है, तो पानी से कटाव होता रहता है, कटाव होता है, एक बालू के कण बनते रहते हैं, फिर मट्टी के रूप में अपर्दन में प्रक्रिया चलती है। रॉक सेल पढ़ाई थी, रॉक सेल के बारे में बताते हैं, कौन चट्टान है, इग्नेशियस हो गए, हो गई, फिर उसके बाद मेटामॉर्फिक हो गई, कहने का मतलब आगरी चट्टानें हो गई, अपसादी चट्टानें हो गई, और कायांतर चट्टानें हो गई। ये तीन चट्टानें मुख्य हैं, पढ़ना जरूर। वो तो अब कायांतर चट्टानें क्या होती है, तो आपको मैंने सब कुछ, अपसादो चट्टानों से क्या है, ये मैदानों का निर्माण होता है, किससे निर्माण होता है, अपसादो चट्टानों से ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, याद रखना अपसादो को से ही हुआ है। क्या है, कौन सी, पूछा जाए आपसे कि इन तीनों चट्टानों में से हिमालय का कैसे निर्माण हुआ है, तो आपको हिमालय के बारे में थोड़ा डिटेल से बताते हैं। हिमालय के लिए वापस चलें क्या, यहाँ यहीं से समझ लो। हिमालय का निर्माण कैसे होता है कि एक दो पटल के पटल विरूपण सुना होगा, या तुमने संपीड़न बल सुना होगा, या कंप्रेशन कंप्रेस बल होगा। अब जो पेज है, अब इस पे मैंने संपीड़न बल लगाया, कंप्रेस कहते हैं उसे, इसको तो क्या होगा, एक ऊपर उठने लग गया, देखो इसमें जो बीच में अवसाद हैं, बीच में समझ लो यहाँ पर अवसाद हैं, यहाँ पर अवसाद हैं, अवसाद मतलब समझ तो टूटा फूटा हुआ जो बड़े वो रूप में बनते हैं, पहले क्या होते हैं, आगे चट्टानें होती हैं, उनका टूट फूट का जो रूप बनता है उसे बोलते हैं अवसाद चट्टानें। तो अवसाद चट्टानों का निर्माण होकर कायांतरित में जाता है, लेकिन अवसादों में क्या है कि पानी में जो बीच नहर में तुम जो सागर हो गए, समुद्र हो गए, नदी हो गई, तालाब हो गए, तो उनमें क्या होते हैं, अवसाद होते हैं।
तो अवसाद बीच में फैले हुए, वहाँ 33C था पहले। यहाँ पर क्या था, हिमालय की जगह कौन सा था, तो 33C था यहाँ पर, तो 33C था। तो यहाँ से एक प्लेट चली, एक प्लेट हो गई जो ओशियन की प्लेट यहाँ पर, और यहाँ पर हो गई अपने का एशिया हो गया। तो अब जैसे यहाँ पर एशिया समझ के चलना है आपको, यहाँ पर एशिया है और जो ओशियन प्लेट है, तो भारत यहाँ पर गोंडवाना लैंड में है। आपको याद पड़, एक आप क्लास में जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि पहले पृथ्वी एक ऐसे रूप में थी, पेंजिया और पैंथलासा, पेंजिया और पैंथलासा था, पैंथलासा यहाँ पर लिख लो और पेंजिया यहाँ पर लिख लो। ठीक है, अब एक पेंजिया और पैंथलासा, इसको दो भागों में बांट दिया। दो भागों में बांटने के बाद क्या, एक गोंडवाना हो गया और एक वो गोंडवाना लैंड में। अब गोंडवाना लैंड में अपना भारत का हिस्सा है, भारत को किसका हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो यहाँ पर एक गोंडवाना लैंड आ रहा है समुद्र से होते हुए, और यहाँ पर एशिया का हिस्सा है। तो जैसे एशिया का हिस्सा है, जैसे टकराया 33 में जो अवसाद बिछे हुए थे, तो अवसादों से निर्माण हुआ है हिमालय का। अब जैसे इस पे कंपेरिजन बल लगा, संपीड़न बल लगा, पटल विरूपण बल लगा, तो ये क्या है, जैसे इस पे लगा तो ऊपर उठने लग गया। देखो ऐसे इस तरीके से प्लेटों को खिसकना, जब प्लेटों का खिसकना, प्लेट टेक्टोनिक पढ़ोगे। प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है तो समझो। प्लेट टेक्टोनिक में ऐसे कहीं कहीं पर क्या है कि ज्वालामुखी ज्वालामुखी फट रहे हैं, ज्वालामुखी जो निकल रहे हैं, तो ज्वालामुखी से होता है नई क्रस्ट का निर्माण होता है, नई भूपर पट्टी का निर्माण होता है। तो जैसे वहां पर नई भूपर पट्टी ऐसी जाती है, अब इस तरीके से नई भूपर पट्टी का निर्माण हुआ, यहाँ से ज्वालामुखी निकले, तो ऐसे नई नई भूपर पट्टी ऐसी ऐसी खिसकती चल रही है। अब वो पृष्ठ कहीं ना कहीं तो क्रस्ट भी होगी ना कहीं उससे जुड़ाव भी होगा कहीं, जैसे यहाँ पर भूपर पट्टी ऑलरेडी है, तो ओशियन की टकराएगी यहाँ से। जैसे ओशियन की टकराएगी, महादेव जो लैंड फॉर्म में टकराएगी, तो उसमें क्या है कि एक बल लगेगा, जैसे बोले संपीड़न बल बोलते हैं, संपीड़न या बोल देंगे या पटल विरूपण बल बोलते हैं। तो वो उसका होगा इस तरीके से उठता जाएगा। इस तरीके से क्या है, हिमालय का निर्माण हुआ है। चेंज कर दिया, तरीके से क्या है, हिमालय का निर्माण हुआ है। तो आपको याद होना चाहिए किससे हुआ, तो अपसादी चट्टानों से हुआ है। और उसके बाद फिर आपको क्या याद रखना है कि सबसे ऊंची चोटी क्या है, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, फिर अपने भारत की दूसरी ऊंची चोटी कंचनजंगा है। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि हिमालय कौन तीन क्षेत्रों में बटा हुआ है, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय और लेसर और शिवालिक। तो इसके बाद फिर मैंने आपको क्या कि यहाँ पर कौन कौन सी चोटी वो उसके बारे में बताया। फिर उसके बाद आज चलते हैं उन्हीं हिमालय से नदियां निकलती हैं। नदियों अब क्यों निकलती हैं आपको इससे समझ लो, हिमालय पे नदियां कैसे बनी। अब नदियों का फॉर्म कैसे होता है, तो हिम प्लस आलय। हिम मतलब होता है बर्फ, आलय मतलब होता है रहने की जगह, जहाँ बर्फों का निवास होता है, वह उसे बोलते हैं हिमालय। तो हिमालय का निर्माण कैसे होता है, तो आपको समझना कि वहां पर बर्फ कैसे आई। आपको पता होना चाहिए कि पवनों में जो वायु होती है उसमें कहीं ना कहीं आर्द्र होती है, उसमें कहीं ना कहीं जल की मात्रा पाई जाती है वायुमंडल में। वायुमंडल में जल की मात्रा पाई जाती है, तो हमेशा याद रखना कि जब वायु ऊपर की ओर चलती है, ऐसे जो धरातल है, धरातल से जैसी वायु ऊपर की ओर चलेगी, तो वहां पर ठंडी होने लगती है। ठंडी हो गई तो वो बर्फ के फॉर्म में जम जाती है। यदि ज्यादा बर्फ के फॉर्म में जल जाती है, आप कहीं सुनोगे तो एक एग्जांपल देता हूँ अच्छा, सबसे बेस्ट एग्जांपल है ओलावृष्टि। ओलावृष्टि किस वजह से होती है, कहीं ना कहीं ठंडी बारिश की बूंदे कहीं ऊपर वाष्प के रूप में, तो ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर होता है कम, टेम्परेचर कम होगा और वो ठंडी इतना कम हो जाता है कि वो बर्फ के रूप में जम जाते हैं, उस वजह से ओलावृष्टि होती है। सेम यही प्रक्रिया कहाँ होती है, हिमालय पर्वत में। वो पवने ऊपर जाते हैं और वो इतनी ऊंचाई होने पर 8,000 की समथिंग, 8,000 से ज्यादा है वहां पर। तो 8,000 से ऊपर 8,848 से ऊंचाई होने के कारण, उसकी सर्वाधिक ऊंचाई होने के कारण वहां पे पवने क्या है कि ठंडी हो जाती हैं और वहां बर्फ के रूप में फॉर्म में एक हो जाती हैं। तो वहां पे बर्फ गिरने लगती है। तो इस तरीके से वहां पे बर्फ का निर्माण होता रहता है, 24 घंटे चल रहा है वहां पर। और आज के टाइम पे वर्तमान में भी हिमालय का लंबाई प्रतिदिन बढ़ रही है, याद रखना, हिमालय आज भी बढ़ रहा है। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, हिमालय है हो गया यहाँ पर कंप्लीट। फिर वहां पर मैंने, सॉरी यहाँ पर कर रहे हैं मैदान की बात, कैसे निर्माण होता है। तो वहां पर बर्फ जम गई। अब यहाँ पर क्या है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, धूप पड़ रही है, तो धूप की वजह से कहीं ना कहीं आपको कार्बन एमिशन हो गया, कम हाउस का प्रभाव पड़ रहा है। तो उससे क्या है, कहीं ना कहीं बर्फ पिघल रही है। तो बर्फ पिघलने की वजह से क्या होता है, अब जहां बर्फ पिघलेगी वो पानी बनेगा, ग्लेशियर पिघलेगी तो पानी बनेगा, वो पानियों से निर्माण होता है नदियों का। अब नदी जहां से चलती है, आपको याद रखना, कभी भी तुम याद रखना, एक रेत लेना, रेत में से आप पानी डालना तो साथ में रेत बहती हुई जाएगी। ठीक है, ऐसे पानी एकदम साफ लेना, एकदम शुद्ध पानी लेना। अब जैसे शुद्ध पानी होगा, उसको तुम पानी पे कभी तुमने रोड धोई होगी, कभी टुल्लू लगा के, या कभी तुमने पानी चलते हुए कहीं से भी देखा होगा, या नदियां देखी होंगी, तो आपको याद रखना उसमें अपने पानी देखना, एकदम खाली स्थान होता है, बीच में गहराव ज्यादा होता है, अगल बगल गहराव कम होता है, क्योंकि अगल बगल वो अपना क्या है कि निक्षेप छोड़ती जाती है। इसी तरीके से जो छोड़ती है ना, उसे वो निक्षेपण होता है, उसी प्रक्रिया को कहते हैं निक्षेपण। अवसाद करती है, वहां से हिमालय पर्वत से लेके आती है धूल कण, मिट्टी के कण, उपजाऊ मैदान, जो सब चीजें लेके वहां पर क्या है कि वो अब मैदानों क्षेत्र में जैसे प्रवेश करती है, मैदान क्षेत्र में जैसे प्रवेश करेगी, तो कहीं ना कहीं उसकी ढलान कम हो जाएगी, ढलान कम होगी तो कहीं ना कहीं वो वहीं छोड़ देगी अपने सारे अवसाद। उस अवसादों से क्या है, उपजाऊ मैदानों का निर्माण होता है। और इसलिए यहाँ पर उपजाऊ मैदान है, तो वहां पर जनसंख्या भी ज्यादा होगी।
हाँ, जो मैदानों में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, क्योंकि आपको यहाँ पर वातावरण अच्छा होता है, रहन-सहन अच्छा होता है, और परिवहन सुविधा ज़्यादा अच्छी होती है, फसल कर सकते हो, कृषि कर सकते हो, हर एक प्रकार से मैदान उपयुक्त होते हैं। अब यहाँ इस वजह से क्या है, यहाँ पर मैदान नहीं है, यहाँ पर क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है, सेवन सिस्टर साइड में जाओगे, तो इस वजह से सेवन सिस्टर में पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर क्या है कि कृषि करने में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर कौन-सी कृषि होती है, तो मैंने आपको एनसीईआरटी में बताया है, कौन-सी कृषि होती है, तो ढलान आधार पे कृषि कौन-कौन सी नाम बताना है इसको आपको कमेंट में, क्योंकि मैंने बताया हुआ है, यदि आपने पिछली क्लास में देखी। तो वहाँ पर क्या है कि कृषि करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ पर अपर्दन होता है, भूस्खलन भी ज़्यादा होता है, क्योंकि खिसकती हैं। तो यहाँ पर क्या मैदानों में एक प्रॉब्लम नहीं आती है, तो इस वजह से यहाँ पर सारी सुविधाएँ मिल जाती हैं। यहाँ पर खनिज भंडार, अब यहाँ पर मैदानों को मैंने बता दिया डिटेल तरीके से मैदान का निर्माण हो गया। अब चलते हैं थर्ड फॉर्म में। मैदान का निर्माण हो गया, अब मैदान के बाद यहाँ से चलते हैं, ठीक है? मैदान हो गया, उत्तर का मैदान है पूरा, यहाँ पे पंजाब का मैदान हो गया। पंजाब का मैदान किससे हुआ, तो याद रखना, से यहाँ पर पंजाब के मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है? गंगा का मैदान हो गया अपना पूरा, ये याद रखना, ठीक है? ये याद रखना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना और जमुना में अंतर याद रखना। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है इंटरव्यू में, इंटरव्यू में एक क्वेश्चन क्या पूछा गया है मैं बताता हूँ, कि इंटरव्यू में पूछा है किसी में, याद नहीं है, यमुना और जमुना क्या होती है? तो याद रखना, गंगा और ब्रह्मपुत्र, सॉरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मेल को कहते हैं जमुना। और जो अपनी यमुना नदी है, वो अपने आप में एक नदी है, वहां पे दो नदियों के मिलने से जमुना का निर्माण हो रहा है, वो यमुना नदी अपने आप में एक नदी है। उद्गम स्तंभ जाना, वहाँ पहाड़ी स्टार्टिंग करोगे आप यमुना नदी पर, यहाँ पर, तो आपको प्रयागराज में जाओगे तो जमुना नदी का ये तुमने संगम देखो, त्रिवेणी, ठीक है? तो आपको याद रखना, वो यमुना नदी अपने आप में एक नदी है, यहाँ पर मिलने से एक निर्माण होता है, उसे जमुना, भी पूछ जाते हैं इस टाइप के कुछ, तो ये याद रखना। फिर इसके बाद में आपको मैं किसके बारे में बताना है, ऐप और के बारे में, हाँ, मैदान के बारे में बता दिया मैंने। ये प्लेन्स, तो गंगा प्लेन्स मतलब हो गया कि गंगा नदी का मैदान, ठीक है? यहाँ पर हो गया सिंधु नदी का इंडस, ठीक है? इंडस से जो मैदान हुआ है, इस मैदान बोलेंगे, मैदान बोल लो। फिर यहाँ पर आ जाओ प्रायद्वीप, यहाँ पर क्या है, प्रायद्वीप क्षेत्र, यहाँ पर दक्कन का पठार, पठार क्षेत्र में पड़ो आप। पठार का निर्माण कैसे होता है, पठार को क्या बोलते हैं? अब पर्वत और पठार में अंतर क्या है, समझो, समझा दें? पर्वत क्या है कि पर्वत का जो शिखर होता है वो नुकीला होता है, और जो आधार होता है वो चौड़ा होता है, तो उसे बोलते हैं पर्वत, ठीक है? अब पठार क्या होता है, एक मेजनुमा, देखो टेबल देखी होगी आपने, तो एक मेजनुमा आकार का होता है, उसे बोलते हैं पठार। पठार पे यहाँ पर जनसंख्या रहने योग होता है, यहाँ पर जनसंख्या नहीं रहती। अब जैसे यहाँ पर जाओगे तो अपने यहाँ सबसे बेस्ट पठार कौन सा, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार किससे निर्माण हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए, ये हुआ है ज्वालामुखी से। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर इस वजह से काली मिट्टी होती है, यहाँ पर कपास की खेती तो बेस्ट, क्योंकि काली मिट्टी में जानते हो कि आपने कहीं ना नमी युक्त जाना होती है, नमी पानी की होती है। दक्कन का पठार अपने यहाँ पर किसका है, पठारों में आता है, वो क्या है, इसका निर्माण कहाँ से हुआ, तो ज्वालामुखी से हुआ है, तो आपको याद रखना, ठीक है? फिर इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, फिर मैंने आपको क्या बताया, हाँ, दक्कन के पठार, दक्कन का पठार का निर्माण किस तरीके से हुआ, सुनो। दक्कन का पठार, पठार क्या होता है मैंने समझा दिया, ये पृथ्वी से 100 या 200 मीटर पे होते हैं, और ये क्या है, एक मैदान के रूप में एक टेबल नुमा होते हैं, ठीक है? टेबल नुमा मतलब मेज की क्या है कि एक कुछ ऊंचाई पर होते हैं और फिर समतल हो जाते हैं, क्या, और समतल मैदान होता है। इस वजह से यहाँ पर कृषि, यहाँ पर जनसंख्या भी रहती है। जैसे अपना महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र का, यहाँ पर महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश का कुछ भाग हो गया, गुजरात हो गया, इन चीज पे क्या है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मतलब अच्छा मैदान मानते हैं, ठीक है? अब इसको मैंने और क्या क्या रह गया आपको बताने के लिए, प्रायद्वीप बता दिए मैंने, प्रायद्वीप पे नहीं बताया अभी, मैदान बता दिया मैंने, और मरुस्थल रह गया आपका, और मैं पठार रह गए, और हमने तटीय मैदान में बता दिए। तटीय मैदान मैंने जैसे सरकार हो गया, मालाबार तट हो गया। अब पठार, पठार भी बता दिया मैंने, इसका निर्माण किस तरीके से, तो याद रखना। हाँ, और आपको मैंने घाट भी बता दिए, ईस्टर्न घाट, तट हो गया। पूर्वी तट पे क्या है, देखो हमेशा याद रखना, आप यहाँ ये समझो, यहाँ पर क्या है कि ये तट है ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा अ, जलवायु विविधता पाई जाती है, तटों पर जलवायु विविधता ज्यादा होती है। हर सबसे ज्यादा यहाँ पर वन की प्रजाति पाएगी, सबसे ज्यादा जीव प्रजाति पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जल भी पाया जाता है। यहाँ पर एक क्या होता है, जल, वायु और स्थल तीनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट है। मैंने बताया वो जैव मंडल, जैव मंडल के उपयोग
अब जयमंडल को छोड़ो, अब यहाँ पे समझो कि अब पश्चिमी तट क्या है कि यहाँ पे मजबूत है ये, कठोर जाना है, कठोर है, साथ में क्या है, ऊंचाई जाना है पूर्वी तट से, पूर्वी तट की ऊंचाई कम है। अब इसलिए ये ऊंचाई होने की वजह से इस तरीके का है, कुछ तरीका का लेना है, तरीके का है। ये समझ लो ये पश्चिमी तट है, पूर्वी तट है। अब इस तरीके से है, तरीके से है। तो इस तरीके से होने की वजह से क्या है कि यहाँ पर क्या जितनी, तो आपको पता होगा पश्चिम बंगाल के साइड में गिरती हैं, इसलिए पश्चिम बंगाल साइड दो नदी गिरती हैं, सॉरी, इस वजह से नदी क्या है कि जो पश्चिमी तट में नर्मदा और ताप्ती सुना होगा आपने, वो अपवाद है, अपवाद है क्योंकि ये भ्रंश घाटियों में चलती है, ठीक है। और बाकी और समांतर है, नर्मदा और ताप्ती एक दूसरे के समांतर, समांतर की मैंने परिभाषा समझी, तो दो रेखाएं जो मिलती नहीं है और सीधी चली जाती है उसे बोलते हैं समांतर, ठीक है। अब वो समांतर रूप में बहती हैं और वो अरब की खाड़ी में मिल जाती हैं, तो वो क्या है कि वो एक अपवाद मान के चलो। यहाँ पर बाकी नदियां जो 90% है, 95%, वो नदियां पूरी किस साइड गिरती हैं, तो बंगाल की साइड की, मतलब पूर्वी तट की साइड गिरती हैं। क्योंकि गिरती हैं तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ढलान इस तरीके का है, पूर्वी साइड ढलान है, वो थोड़ा नीचे की ओर है, और जो पश्चिमी तट है वो ऊंचाई की ओर। इस वजह से यहाँ पर कठोर चट्टाने ज्यादा है, यहाँ पर कम कठोर चट्टाने कम है। और इस वजह से क्या है कि नदियों का जहाँ ढलान होती है नदी तो उसी क्षेत्र में जाएगी। ऐसे थोड़ी है कि नदी यहाँ पर ढलान है तो नदी उल्टी चल जाएगी। वो थोड़ी है कि छत्तीसगढ़ में एक वो है, कुछ है, वो नाम नहीं आ रहा मुझे अभी, वहाँ पर उल्टी ढलान में पानी चढ़ता है। वो क्यों चढ़ता है, क्योंकि वहाँ का एक गुरुत्वाकर्षण बल है, उस वजह से चढ़ता है। क्योंकि आपको बहुत जूम करके देखोगे बहुत ऊपर से सैटेलाइट से, तब समझ में आएगा कि वो ढलान तो सही है, आपकी निगाह में वो अब क्षेत्र में नहीं समझ पा रहे हो, वहाँ पे एक अलग बल। अब फिर उसके बाद मैंने पश्चिमी तट बता दिया, पश्चिमी तट में आपको क्या क्या बता दिया, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, स्ट्रांग होता है, इसकी हाइट भी ज़्यादा है, और पूर्वी तट की अपेक्षा में, इस वजह से यहाँ की नदियाँ कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी सारी उस साइड गिरती हैं, ठीक है, पूर्वी तट की हो जाती हैं। फिर आपके बाद पूर्वी तट की वजह से यहाँ पर नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी गिरने की वजह से डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक, किसका निर्माण होता है, यहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है बंगाल की खाड़ी में। और डेल्टा क्या होता है कि डेल्टा भी एक निच्छीपन का उदाहरण है, सबसे पोजिशन का उदाहरण है। नदियाँ आती हैं सबसे तो जैसे समुद्र में जुड़ती हैं, वो अपने वहाँ लाए हुए गाद बालू सबको जमा कर दे, जैसे ही जमा कर देंगी वहाँ पे धाराओं के बारे में टूट जाएंगी, छोटी धारा बन जाएंगी, उसी को बोलते हैं डेल्टा। और अपने यहाँ सबसे उसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा। सबसे यदि भारत के लिए सबसे सुंदर भी हो, सुंदर कारण उसे वो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब अगर रेगिस्तान का निर्माण होता है, रेगिस्तान मरुस्थल के बारे में पढ़ना है, मरुस्थल का निर्माण किस तरीके से होता है। मरुस्थल का निर्माण होता है जहाँ ठंडी पवनें ज्यादा होती हैं। अब देखो मरुस्थल तुम याद रखना कि पश्चिमी तट में जितने भी तुम एक देखना कैप लगा इन को देखो, आप देख रहे हो ये मैदान, ये पूरे क्या है, मरुस्थल है, मरुस्थल है पूरे भारत के, यहाँ पे चले हो रहा है इतना ये एरिया देख। अब मरुस्थल यहाँ पर क्यों होते हैं, क्योंकि पानी जो आर्द्रता जो देखो क्या होता है, आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि, हाँ क्या है, वायुमंडल शुष्क होता है, एकदम सूखा होता है, सूखा पड़ जाता है, उस वजह से रेगिस्तान का निर्माण होता है। जहाँ रेगिस्तान का निर्माण कहाँ होगा, जहाँ एकदम सबसे सूखा क्षेत्र होगा। और इस वजह से वहाँ पर कौन सी वनस्पति, ये तो आपको याद रखना कि झाड़ी होती है वहाँ पर, झाड़ी होती है, तो आपको देखना होगा ये झाड़ी वो, ठीक है, यहाँ पर वनस्पति कम होती है, यहाँ पर कटीली पेड़ पौधों का उत्पादन होता है। जहाँ पानी की कमी, सबसे ज़्यादा पानी, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होगी 200 सेंटीमीटर से अधिक, तो वहाँ पर कौन से होंगे, सदाबहार वन। अपना वो उसका अपने भारत में कौन सा है, तो वो आपको याद रखना पश्चिमी तट, मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जलवायु विविधता पाई जाती है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि जहाँ कम मध्यम वर्षा होती है, तो अपने यहाँ क्या होती है, कम मध्यम वर्षा होती है। तो जहाँ मध्यम वर्षा होगी वहाँ पर नीम हो गया, पेड़ साल वृक्ष के हो गए, बहुत चंदन वन, सारे वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जो मध्यम वर्षा में उगते हैं, तो उन्हें बोलते हैं मध्यम वर्षा, अपने भारत में सबसे ज़्यादा ये सब। और फिर उसके बाद आ जाते हो सबसे कम वर्षा ना के बराबर, वो उस वहां पर होता है मरुस्थल का। इलेक्शन आ रहा है क्या, के बारे में बता रहा था मैं, मरुस्थल के बारे में। अब जहाँ पानी में क्या होगी कि नमी नहीं होगी, तो वहाँ कहाँ होगा, डेजर्ट का निर्माण होगा, वहाँ मरुस्थल का निर्माण होगा। मरुस्थल का निर्माण हमेशा पानी में क्या होती है कि जो वायु होती है वो आर्द्र हो जाती है, शुष्क हो जाती है, उस वजह से क्या है, मरुस्थल का निर्माण होता है। अब यहाँ से याद रखना,
अब या दो समुद्र पानी लाता है, समुद्र पानी लेके आया। अब समुद्र पानी लेके आया, कहीं न कहीं वो ठंडी पवनों से लेके आया, तो वो पश्चिमी तट पे टकराते हैं। तो आपको याद हो ना, केरल के तट पे टकराने से वहाँ वर्षा होती है। सबसे पहले केरल के तट पे वर्षा हो गई। अब क्योंकि पहाड़ी पे वहाँ वर्षा, तो उसके एक याद रखना, एक पवनामुख पढ़ोगे आप। पवनामुख मुख क्या होता है कि जब पहाड़ी से कोई टकराती है, तो उसके जिस साइड टकराती है उस साइड वर्षा होती है, और जिस साइड ना बारिश ठंडी हवाएं, और जहाँ वर्षा नहीं पहुंच पाती, ठंडी हवाएं नहीं पहुंच पाती, वहाँ सूखा क्षेत्र निर्माण हो जाता है, वहाँ एक मरुस्थल का जैसा निर्माण हो जाता है, शुष्क क्षेत्र निर्माण होता है, उसे बोलते हैं पवनामुख। जहाँ पवन नहीं पहुंच, वो और आगे भी डिटेल से बताएं। मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी साथ में इसलिए बताते जा रहा हूँ, क्योंकि आपको जो एनसीईआरटी 11th पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम कम आएगी। एनसीईआरटी 11th बहुत डिफिकल्ट भी है, हर कोई उसे नहीं समझा पाता है। फिर उसके बाद इसके मैंने बता दिया कि सूक्ष्म क्या, कि यहाँ पर नमी कम होने के कारण यहाँ सूक्ष्म का स्थान देख रहे हो, यहाँ पे बालू के टिब्बे देख रहे हो। मैंने बालू के टिब्बे बताए किस तरीके से निर्माण होता है वायु की दिशा में चलने, ठीक है। और इसमें क्या है कि यहाँ का सबसे जो उत्तम वाहन होता है ऊँट होता है। इसमें क्या है कि मिल्टन की टंकी होती है। मिल्टन की टंकी मतलब होता है कि इसको प्राकृतिक रूप से इतनी बड़ी टंकी मिली है कि एक बार पानी पीने से 2-3 दिन अच्छे खासा सर्वाइव कर सकता है। इसमें क्या है कि ये ऊँट के लिए बहुत बेस्ट जगह है। ओके, उसके जो पैर होते हैं एक इस तरीके से बने हुए हैं कि राजस्थान में जो रेगिस्तान में जो मरुस्थलीय भूमि चलने में उपयुक्त होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो बताता हूँ यूपीएससी ने, कि तैरता हुआ ऊँट के नाम बारे में बताइए। तो आपको बताना है, इसलिए बता रहा हूँ, एक कमेंट में करना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी। फिर लास्ट रह गया अपना तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र के बारे में बता दिया। ये जो अपना तटीय क्षेत्र है, सबसे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। पश्चिमी तट कठोर होता है, यहाँ कठोर चट्टानें पाई जाती हैं। ऊंचा भी होता है पूर्वी तट, यहाँ समुद्र, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मैंने ये सारे डिटेल्स अच्छे से मैंने बता दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको एक आइलैंड के बारे में बता दिया है, ठीक है। अपना अपना लास्ट कौन सा बचा है, ये अपना है अपना लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बारे में बता दिया है, जो द्वीप समूह में बटा हुआ है अपना। तो ये पांचों फॉर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया। पांच कौन कौन से हो गए, पहले स्टार्टिंग करते हैं हिमालय रेंज, फिर अपना प्लेन्स मतलब मैदान, फिर उसके बाद मैंने प्रायद्वीप, मैंने आपको क्या बताया, लैंड से बताया मतलब द्वीप, और फिर अपना लास्ट कौन सा रह गया अपना तटीय मैदान। पश्चिमी और पूर्वी तट मैंने दोनों। आज इतने अच्छे से डिटेल से शायद एनसीईआरटी में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, लास्ट चैप्टर आ गया अपना, थर्ड चैप्टर है अपवाय तंत्र। अपवाय मतलब ड्रेनेज सिस्टम। थर्ड चैप्टर आ गया, स्टार्टिंग होगा यहाँ से ड्रेनेज सिस्टम। अब ड्रेनेज सिस्टम को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बीच में कौन सी भूमि, एक उच्च भूमि मान लो, या पर्वत मान लो, या पठार मान लो, या उच्च भूमि। यहाँ पर भूमि उभर गई मतलब ऊंची है, तो उस वजह से क्या है कि आसपास में जैसे भूमि उठ गई है ना, तो अगल बगल पानी था, इसमें पहले पानी था, ऐसी उठ गई भूमि। तो पानी इस साइड ये पानी है, ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है। इस वजह से इसका जल का विभाजन हो गया, इस वजह से इसका किसका होगा, जल का विभाजन होगा। इसी फॉर्म में चलती है नर्मदा और ताप्ती, याद रखना। नर्मदा और ताप्ती इसी फॉर्म में चलती है, जल विभाजन हो गया। बीच में क्या है कि अपने क्या आ गए इस एग्जाम, और एक मिनट हो जाओ, तो मैं बस पानी पी लेता हूँ, बस थोड़ा देर से बोल रहा हूँ। ठीक है, अब इसको बोलते हैं अपन जल विभाजक, क्या बोलते हैं, वाटर डिवाइडर, डिवाइड। तो ये वाटर को डिवाइड करता है, ये पर्वत भी हो सकता है, उच्च भूमि मान लो कोई, ठीक है। याद रखना है, पर्वत भी हो सकता है, उच्च भूमि। वाटर का डिवीजन होता है, उसको बोलते हैं जल विभाजक, या वाटर डिवाइड, डिवाइड कर दिया है। वाटर वेस्टर्न बाउंड्री भी बोलते हैं वाटर बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं ये ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। ड्रेनेज सिस्टम होता है आपका है प्रवाह तंत्र। अब उसको समझना है, जैसे गंगा नदी का ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, उसमें ये जुड़ गई हैं आकर पूरा ऐसे गंगा नदी का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ोगे, उसमें कौन कौन सी किस तरीके से नदी चल रही है, मैदानों में किस तरीके से हो गई है। नदियों का थोड़ा मैं यहाँ पे थोड़ा समझाते हैं, नदी का पूरा डिटेल से। अब नदी जैसी पर्वत से निकली, अपना हो गया हिमालय पर्वत, हिमालय रेंज। अब मैंने बताया कि जो मुख्यतः नाइन जो हिमालय से निकल साल भर चलते, जो प्रायद्वीप ने
गर्मियों में, और ये जो पर्वत से निकलती हैं वो 12 मासी नदियाँ, 12 मास वर्ष भर चलती रहती हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र, गंगा और बेस्ट नदी कह रहे हैं जो। तो स्टार्टिंग करते हैं नदियों का सोर्स। मैंने इसमें लिखा हुआ है नदियों का उद्गम। नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, तो आपको बता दें हिमालय। फिर अपर क्रॉस मतलब ऊपरी मैदान हो गया, और जब मिडल क्रॉस हो गया मतलब मध्य मैदान, और फिर हो गया नीचे मैदान के फॉर्म। जैसी नदी मैदानों में प्रवेश करती है, याद रखना, जैसे जो यहाँ पर नदी निकली, यहाँ पे क्या एक मिनट हाँ, यहाँ से नदी निकली तो यहाँ पर किसका निर्माण हो गया, गाज का निर्माण हो गया। गाज क्या होता है तो समझो, ये है प्लेन मैदान, ये हो गया पर्वत। जैसे ही नदी यहाँ से निकली तो धीरे धीरे यहाँ पर अपरदन की प्रक्रिया प्रूव, अपरदन की प्रक्रिया हो गई, यहाँ से माल चट्टानों को कटा होने लग गया, चट्टानों को कटा होने लग जाएगा, चट्टानों को कटा होने लग जाएगा, तो इस तरीके से नदी एकदम इतनी इतनी गाज सा बना लेगी। गाज मतलब भी आकार का गाज भी होता है, यहाँ से गाज भी आकार के रूप में, तो गाज का फॉर्म बना लेती है, यहाँ से पानी निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक गाज का निर्माण करती है। फिर उसके बाद चलते, गाज का निर्माण होता है सबसे ज्यादा, गाज कहाँ पर होता है, जहाँ ढलान ढलान तीव्र हो, तीव्र ढलान हो, एकदम ऐसी खड़ी ढलान टाइप की, तो वहां पर सबसे ज्यादा गाज होता है। कोई कुछ नदी तो ऐसी में विलुप्त भी हो जाती हैं, इतना गहरा गाज का निर्माण करती हैं। और वर्तमान में अभी भी नदियां वहां पर वो क्या कहते हैं, कटाव कर रही हैं, गाज का निर्माण हो रहा है। बहुत ऐसे गहरे गहरे विशाल गाज हो गए कि आप 5-5 हज़ार किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर मैदान पर, जैसी नदी यहाँ पर चली, अब जैसे वो मैदान में आई तो सरफरा काल में ऐसे ऐसी मोड़ा मोड़ आ जाते हैं, उसमें मोड़ आ जाते हैं, तो ठीक मोड़ आ गए। अब जैसे यहाँ पर मोड़ आ गए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक झील का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर एक झील का निर्माण हो गया, जैसे एक मोड़ आ गया तो एक मोड़ कट गई यहाँ पर। अब जैसे पानी यहाँ से सीधे चला गया, एक मोड़ कट गई, इस तरीके की आकार हो गई, आकार को मान के चलो। तो उसे क्या बोलते हैं, बोलते हैं चाप, चाप झील। क्या बोलते हैं, चाप झील, में बोलते हैं चाप झील, ठीक है, याद रखना। फिर अब नदी सर्पाकार में चलेगी, तो इसमें यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो नदी दिख रहा है, जो मैदान दिख रहा है, जो यहाँ पर दिख रहे हैं उपजाऊ, जो हरे भरे घास के मैदान दिख रहे हैं, वो इस वजह से यहाँ पर क्या उपजाऊ मिट्टी है। कभी आई होगी मिट्टी में बाढ़ आई होगी तो यहाँ पर क्या है, मैदानों को निर्माण, यहाँ पर अब मिट्टी आने निचड़ कर दिया, फिर और फिर यहाँ पर डेल्टा का फॉर्म हो जाता है। जब समुद्र से मिलती है तो इस तरीके का डेल्टा फॉर्म हो जाता है, यहाँ पर गाद से जमा कर दिए और यहाँ पर धाराओं में बट गई, ठीक है। इस तरीके से अब इसमें कोई नदियाँ जुड़ रही हैं, ये नदियाँ जुड़ गई, देखो यहाँ पर थोड़ा मैं, ठीक है। इस अब ड्रेनेज सिस्टम कैसे कहते हैं, ये नदियाँ जुड़ रही हैं इसमें, इसी को बोलते हैं ड्रेनेज को जोड़ना। और कौन कहाँ पर क्या हो, पूरे तरीके से अपवाय तंत्र। अब गंगा नदी के अपवाय तंत्र को समझ, नदियाँ मुख्य, देखो नदियाँ तो बहुत हैं, जैसे गोदावरी नदी हो गई है, और उसके बाद ताप्ती नदी हो गई, उसके बाद नर्मदा नदी हो गई, जो मैंने बताया समांतर चलती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने आपको यहाँ गांधी सागर बांध पढ़ा होगा, राणा प्रताप सागर बांध पढ़ा होगा, और यहाँ पर चंबल नदी है, चंबल नदी के बाद यहाँ पर आपको जाना है, जो यमुना नदी में यहाँ पर मिल जाती है। अब यहाँ पर जो नदी का निर्माण वो पूरा बताएंगे, और नीचे की नदियाँ समझ लो यहाँ पर थोड़ी बहुत, देखो यहाँ पर हो गई कृष्णा कृष्णा नदी हो गई, और तुंगभद्रा नदी हो गई, ये नदी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महानदी यहाँ पर हो गई गोदावरी, गोविंद वल्लभ सागर पंत। अब इसके बाद आ जाते, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ना है सिंधु नदी का। स्टार्टिंग करते हैं सिंधु नदी के बारे में। अब सिंधु नदी का मैंने कहाँ से हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि तिब्बत में जाओगे, तिब्बत में क्या है कि गोखुर झील है। कौन सी है, तो गोखुर झील है, ठीक है। तो गोखुर झील से गोखुर झील से हुआ है, जहाँ मतलब एक ग्लेशियर है गोखुर के नाम से, वहां पर गोखुरी है कि गोखुर है, गोखुरी है, देखा भी होगा, वहां पर आ गई, हो रहा है क्या, पता नहीं बना। यहाँ पर लिखना गोखुर, वहां पर तिब्बत, बस से स्टार्टिंग करी, जैसी स्टार्टिंग करेगी ऐसे ऐसे जाएगी। तो यहाँ पर कौन सी नदी है, पहले सबसे पहले आपको याद है तीन के बारे में अच्छे से, कौन कौन सी इसमें पढ़ी है, एक झेलम, उन्नाव, रावी, सतलज। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नदी है, और इस क्रम भी पूछ लिया, क्रम कैसे होगा, पहले कौन सी नदी होगी, झेलम, दिख रही है आपको, थोड़ा मैं एक से बताता हूँ आपको, पहले झेलम के बारे में देखो।
झेलम नदी कहाँ से निकली है? तो आपको पता होना चाहिए बेरीनाग झील से। कहाँ से निकली है? बेरीनाग झील। बेरीनाग झील से निकली है। फिर ये नदी निकलने के बाद फिर दूसरी कौन सी निकली है? चिनाब नदी। चिनाब नदी का है एक चंद्रभागा से, चंद्रभागा याद रखना, चंद्रभागा चिनाब नदी का हुआ। फिर चुनाव के बाद फिर उसके बाद आ जाती है रावी नदी। रावी नदी में जाओगे तो इस डैम में कहाँ से निकली है रावी नदी? तो एक रियांग नाम से ना, रियांग। फिर उसके बाद सतलज आओगे। सतलज कहाँ से निकली है? तो आपको याद होना चाहिए इस सिलपीला दर्रा से। सिलपीला दर्रा है ना, याद रखना, सिलपीला दर्रा से सतलज। अब ये नदी मिल गई यहाँ पे। ठीक है, ये सिंधु नदी यहाँ से आ रही है, सिंधु, ठीक है। अब सिंधु नदी में मिल जाती हैं, ये कहाँ पर है? तो आपको पता होना चाहिए सिंधु नदी पे जैसे मिल जाती हैं और फिर एक क्या है कि यहाँ पर सीधे जाके अरब सागर में, पाकिस्तान में घुसती है, अरब सागर में जाती हैं। आप यदि आपको यहाँ पर आप सिंधु नदी की बेनिफिट क्या है अपन को? यदि पाकिस्तान ने कुछ बोला तो अपन पानी रोक सकते हैं, पहला पॉइंट। पाकिस्तान ने कुछ छोड़ा तो अपन बांध छोड़ सकते हैं, वहाँ पे बाढ़ भी आ सकती है, बहुत फायदे हैं। लेकिन ये नहीं समझना है अपन को सिंधु। अब आप सबसे आप इंडस वैली पढ़ोगे, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ोगे तो यहाँ सबसे पहली सभ्यता यहीं civilization हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण यहाँ से स्टार्टिंग मानो। यहाँ पर सरस्वती नदी है वो विलुप्त हो गई, लेकिन वो उसको सुनो यहाँ पर। और राजस्थान में एक नदी को याद रखना, वो लूनी नदी। वो क्या है कि रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है, समुद्र तक नहीं। ठीक है, वो बात बता दिया मैंने, पर बता नहीं पाया। अब यहाँ पर सिंधु नदी के बारे में पढ़ रहे थे, तो सिंधु नदी के बारे में मैंने आपको बता दिया। झेलम, चुनाव, सतलज, ये नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैंने कुछ जगह के नाम भी बता दिया। लेकिन सिंधु नदी आप इसमें पढ़ने से सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्रम याद होना चाहिए। क्रम क्या जरूरी है कि आपको झेलम के बारे में, फिर चुनाव के बारे में, फिर रावी के बारे में, सतलज के बारे में। तो इस नदी का एक तरीका बहुत जरूर क्वेश्चन, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में। फिर इसके बाद आपको क्या याद रखना है? एक सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या याद रखना बोल को। यहाँ पे बाएं तट की और बाएं तट की नदी और लेफ्ट और राइट। लेफ्ट राइट के बारे में, दाएं तट मतलब होता है राइट, RIGST, राइट मतलब दाहिने तट। याद रखने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक बताता हूँ आप। डी बन रहा है बायां हाथ, डी बन रहा है दाहिना हाथ, वजह से याद रखना। डी बन रहा है ना, डी आकार का, ऐसा करके देखो। डी बन रहा है तो दायां हाथ, बायां हाथ। दाहिना मतलब राइट हैंड, बाएं मतलब लेफ्ट हैंड। अब नदियों में पढ़ना है, बाएं तट से कौन कौन सी नदी आई है और दाएं तट से कौन कौन सी नदी। दाएं तट से कौन कौन सी है? तो इसमें याद रखना श्योक पूछता है, इससे डायरेक्ट वही बता रहा हूँ। गिलगित, ठीक। और फिर आ जाओ स्वात, ठीक। उसके बाद आ जाओ पूना, फिर उसके बाद आ जाता हूँ काबुल, फिर उसके बाद आ जाते हैं कुरुम, कुम से कुम, ठीक। उसके बाद आ जाओ टूंची, फिर उसके बाद टूंची के बाद आ जाओ कुमल हो गई, जा, ये हुंजा, ऐसे नहीं। फिर उसके दो, मैं बोलता हूँ उसको भी सुन लिया करो यदि इसमें कुछ गलती हो जाए तो। अब जब बाएं तट से, बाएं तट से कौन कौन सी नदी है? तो जास्कर, जास्कर। उसके बाद आ जाओ झेलम, झेलम, चिनाब, नई नदी के बारे में। फिर रावी, रावी के बाद आ जाओ व्यास, फिर उसके बाद आ जाओ लास्ट नदी आज पोटेंट है। और एक और लिख लो। और उसके बाद इसमें क्या है कि इंडस रिवर में डॉल्फिन नदी भी पाई जाती है, ठीक है। वाइट इंडस नदी, मुझे वाइट इंडस डॉल्फिन भी पाई जाती है। नदी को याद रखना है कि इससे पूछा जाता है सीधा सीधा क्वेश्चन है कि दाएं तट से कोई गिलगित, स्वात, काबुल, कुरुम और हुंजा।
इसमें दाएं बाएं तट से कौन कौन सी नदी, बाएं तट से जास्कर, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, जो फिर उसके बाद आ जाते हैं वाला पर पढ़ना है अब, नदी पर उसी के बारे में पढ़ा। ये मैंने अलग से मैप लगाया हुआ था, थोड़ा जानना अच्छा कम हो गया। रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज, चार पांच नदी याद रखना। इस पांच नदियों का नाम क्या पड़ा हुआ है? पंजाब। पंजाब किस वजह से नाम यहाँ से प्रकट हुआ है पांच नदियों? ठीक है, आव मतलब होता है क्षेत्र, और उसको पांच मतलब पंज मतलब पांच, पांच नदियों को पंजाब बोल। ठीक है, अब इसको यहाँ से क्या है कि यहाँ पे जो आपको मैंने बता ही दिया था कि कौन से वहाँ से निर्माण हुआ है, तो इंडस नदी का यहाँ से तिब्बत से कौन से बोखुट स्टार्टिंग कर, और ये चलती जाती है काराकोरम। ये गिलगित के बारे में बताया हुआ है मैंने। गिलगित के बारे में जो बाएं तट की नदी है, राइट हैंड की नदी है, ठीक है, ये नदी आ रही है अपनी शुक नदी के बारे में मैंने बताया, जो बाएं तट की नदी है। फिर उसके बारे में आ जाते हैं, काबुल है यहाँ पर, पेशावर है यहाँ पर, पाकिस्तान आ गया पाकिस्तान में। ठीक है, यहाँ पर सूखर है, जो अपने राजस्थान में सुना होगा सूखर। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर नदी में के बारे में जैसे पंजाब को नाम दिया है, पंजाब का मैदान का निर्माण होता है, मैंने पंजाब का मैदान का निर्माण, यहाँ पर मैदान यहाँ पर इसलिए इससे सर्वाधिक उपजाऊ मैदान, यदि आपको याद होगा जब भूखमरी की समस्या फैली थी तो सबसे ज़्यादा उत्पादन यहीं से हुआ था। उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा गेहूँ, चावल, सब धान, सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ था यहाँ पर। तब भुखमरी समस्या पहले थी, ग्रीन हरित क्रांति की, तो किस वजह से हुआ? कहीं ना कहीं यहाँ पे उपजाऊ मैदान है, किन नदियों की वजह से? तो चुनाव, झेलम, चुनाव, रावी, एक क्रम याद रखना, झेलम, चुनाव, रावी, ब्यास, सतलज, और सिंधु नदी की वजह से। और यहाँ पे एक दो सिंधु घाटी सभ्यता का यही निर्माण हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब उसको अच्छे से ठीक इतनी चीज याद रखना है, ठीक है। फिर आते हैं अपना गंगा रिवर। अब ये इंपोर्टेंट है यार, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है? गंगा रिवर। गंगा रिवर बहुत विशाल भी है यार, तो पढ़ाते पढ़ाते हम थक भी जाएंगे, लेकिन मैंने आपको लिए इतना तो कर ही सकते। आप कोई नहीं पढ़ाएगा ऐसे गंगा तंत्र के प्रवाह तंत्र को समझना। तो गंगा नदी कहाँ से निकली है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है, जैसे जहां से वहां का नाम क्या पड़ा है? भागीरथी। अब भागीरथी को पढ़ने से गंगोत्री हो गए। गंगा नदी का क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ से याद रखना। गंगोत्री ग्लेशियर, उसको यहाँ से कौन सा नाम पड़ेगा? यहाँ से गंगा नाम नहीं पड़ेगा, यहाँ से नदी का नाम हुआ भागीरथी। और भागीरथी निकलती किससे? टेहरी बांध द्वारा जाएगी। टेहरी बांध यहाँ पर नाम लिखा है मैंने शायद। नदी यहाँ से गंगोत्री हरिद्वार से निकल, यमुना नदी कहाँ पर जुड़ती है? तो आपको पता होना चाहिए, प्रयागराज में। अब हरिद्वार से जाती हुई गंगोत्री हरिद्वार से निकली, इसे भागीरथी बोलते हैं। भागीरथी, फिर उसके बाद यहाँ पर ही टेहरी बांध है, ठीक है, टेहरी बांध है। फिर उसके बाद चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, प्रयागराज, प्रयागराज पे आ गए तो प्रयागराज में क्या है? यमुना नदी मिलती है। तो यमुना नदी पे पढ़ो यहाँ से, यमुना नदी के बारे में पढ़ना है। तो यमुना नदी कहाँ से निकली है? तो याद रखना, यमुना नदी निकली है अपनी बंदरपूंछ से। कहाँ से? बंदरपूंछ। बंदर बंदरपूंछ से यमुना नदी का दिखाई दे रहा है ना आपको? बंदरपूंछ से क्या है? यमुना नदी निकली है। और बंदरपूंछ से निकलती हुई यमुना नदी फिर सीधे चलती है। यमुना नदी कहाँ पर मिल जाती है? प्रयागराज में। यहाँ त्रिवेणी संगम होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती। अब सरस्वती वहां पर दिखती, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं, अब यमुना नदी में कौन कौन सी नदी मिली हुई है? तो याद रखना, चंबल नदी। चंबल में जाओगे तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ पे? जाना पाओ पहाड़ी से। यहाँ पे मैंने चंबल नदी का, हाँ चंबल, चंबल नदी है। तो यहाँ एक दो मैंने, यमुना नदी का बंदर पूछ होगा, चंबल का हो गया जाना पाव पहाड़ी से। जाना पाव, ठीक है, इसको याद रखना, जाना पाव पहाड़ी से। तो जाना पाव से कहाँ से हुआ है? जाना पाव जो कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में, याद रखना, मध्य प्रदेश में, ठीक है, जाना पाव। और पहले मैंने, और उसके बाद यहाँ से क्या है? चंबल नदी का निर्माण। और जो चंबल नदी मिल जाती है, कहाँ पर मिल जाती है? आपको याद होना चाहिए, इटावा में जाओगे तो इटावा है यहाँ पर। इटावा में जाओगे तो इटावा में कौन सी? यमुना नदी से ये चंबल नदी का मिलाप हो जाता है। अब इसके बाद यमुना नदी चलती है सीधी 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 सीधी, इसमें एक और नदी कौन सी मिलती है? यमुना नदी की मैं नदियों के बारे में बताता हूँ कौन कौन सी नदी। तो यमुना नदी में चंबल मिली, चंबल के बाद यदि आप जाओगे तो बेतवा नदी मिल जाएगी, कैमूर नदी मिल जाएगी। अब बेतवा पे, जब बेतवा के कैन नदी, अब कैन नदी के बाद पास में यहाँ पर पन्ना नेशनल पार्क है, कैन के पास में ये कैन नदी दिख रही है, यहाँ पर पन्ना नेशनल पार्क है, पन्ना, ठीक। और चंबल तो
ही है ना, चंबल, बेतवा, ठीक है। तो ये नदियां हैं, फिर यमुना नदी में मिल जाती हैं, फिर यमुना नदी जाके सीधा उसमें मिल जाती है गंगा में। अलग मैप दिया था ये थोड़ा। यहाँ से मैं बना रहा हूँ, ठीक इस यहाँ से नाम होगा आगे रहती, यहाँ पर होगा टेहरी बांध। अब यहाँ से चलो चालू करते यमुना नदी कहाँ से निकली है, बंदरपूर से। वहाँ पर मिलती है प्रयागराज में। प्रयागराज याद रखना, प्रयागराज, ये शब्द पूरे लिखेंगे टाइम हो जाएगा। प्रयागराज। अब प्रयागराज में अब यहाँ से निकलती चंबल नदी। चंबल निकली है जाना पाओ पहाड़ी से, जाना पाओ पहाड़ी से, ठीक है। वो कहाँ पर मिली है, इटावा में। इटावा जाओगे तो वहाँ से चंबल नदी। अब यहीं से एक नदी निकली है बेतवा, ठीक है। बेतवा कहाँ से निकली है, बिंद पर्वत से निकली। और यहीं से निकली है कैमूर से निकली हुई है, कैमूर से कैन नदी। यहाँ पर है पन्ना नेशनल पार्क, याद रखना, ठीक है। पन्ना नेशनल पार्क है यहाँ पर, ठीक। उसके बाद आ जाओ तो फिर उसके बाद क्या है कि एक सिंध नदी भी यहीं से बीच में से, याद रखना, बेतवा और चंबल के बीच में एक छोटी सी। फिर उसके बाद आ जाते हैं किस पे, फिर ये सीधे प्रयागराज में मिल गई। अब ऊपर से आओ यहाँ पर, यहाँ पर अब पंचप्रयाग के बारे में सुनना है आपको। कहाँ पर, पंचप्रयाग से सबसे पहले कौन सी नदी है, तो अलकनंदा। अलकनंदा, अलकनंदा। यहाँ से अलकनंदा नदी निकली है, ये कहाँ से निकली है, तो सतोपत ग्लेशियर, याद रखना, सतोपत ग्लेशियर। अब जैसी अलकनंदा नदी में कौन सी नदी मिलेगी, तो कौन सी नदी मिल जाएगी, धौली गंगा। तो धौली गंगा, धौली गंगा मिलेगी तो यहाँ पर क्या होगा, विष्णु प्रयाग बन जाएगा। प्रयाग, विष्णु प्रयाग। अब धौली गंगा है, याद रखना, जहाँ पहले मिल गई उसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग, पहली नदी, याद रखना। तो अच्छे से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछते। फिर उसके बाद आता है तो नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में नंदाग्नि मिलती है। यहाँ पे हो गया नंद प्रयाग। कौन सी नदी मिलेगी, नंदाग्नि, ठीक। फिर उसके बाद आता है नंदाग्नि के बाद आ जाती है पिंडर, कर्णप्रयाग बोलते हैं, कर्णप्रयाग हो गया यहाँ पर, कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में कौन सी नदी में, पिंडर, ठीक। अब उसके बाद कर्णप्रयाग हो गया। पिंडदान कहाँ दो, अब मैं याद करने का तरीका भी बताऊंगा, बताओ अभी। फिर आ जाओ यहाँ पर, कर्णप्रयाग के बाद आ जाते हैं, फिर यहाँ से मिलती है एक नदी, कौन सी, मंदाकिनी, तो कहाँ से निकली है, केदारनाथ से। और मंदाकिनी, जहाँ से केदारनाथ से मंदाकिनी निकली है उसका नाम देते थे यहाँ पर क्या आ जाएगा, रुद्रप्रयाग, ठीक। प्रयाग। अब ये पूरी प्रयाग हो गए। अब जो लास्ट में मिल जाती है यहाँ पर भागीरथी नदी, ये बोलते हैं देवप्रयाग, देवप्रयाग, ठीक। अब समझो याद करने का तरीका। पहले स्टार्टिंग करते हैं अलकनंदा कौन सी, अलकनंदा से। वहां से निकली अलकनंदा निकली, ये मेन धारा हो गई अलकनंदा वाली। अब इसमें धौली गंगा जाके मिली। धौली गंगा मतलब विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग जैसी निकली, विष्णु जी प्रसन्न हो गए। जैसे में तो नंदाकिनी नदी आ गई अपनी, नंदाकिनी, नंद से नंदाकिनी नदी, नंद प्रयाग हुआ, याद करने की कोई। धौली गंगा, धौली गंगा से याद रखना, नहीं से। अब दो बात याद रखना, अब प्रयाग से कैसे बात करेंगे। तो भगवान है कृष्ण जी, तो उन्होंने किसके पैर धोए थे, सुदामा जी के। तो जो जहाँ पैर धोने की बात हुई, गंगा, गंगा मतलब होता है अमृत। तो उन्होंने गंगा नदी जो चिन्ना, अमृत, अमृत जैसे जल से उन्होंने अपने आंसुओं से अमृत, अमृत के जल सुदामा जी के पैर धोए थे। तो उस वजह से याद रखना, धोने से किसने धोए थे, विष्णु जी। तो उसको याद रखना विष्णु प्रयाग, ठीक। इस तरीके से याद करना, याद करने की मैं समझा रहा हूँ कि किस वजह से एग्जाम हॉल में याद आए। नंद का सिंपल है, नंदाग्नि से नंद प्रयाग, भूलो कभी नहीं भूलोगे। अब भूल सकते हो क्या तुम, पिंडर। पिंडर का मतलब आप पिंडदान कहाँ देते हो, अपने श्राद्ध जानते हो ना, श्राद्ध के बारे में जानते हो थोड़ा बहुत।
श्राद्ध होता है वहाँ पिंडदान दिया जाता है। तो पिंड कहाँ, पिंड का सबसे बड़ा दानी कौन था, तो आपको याद होना चाहिए कर्ण। कर्ण से बढ़कर कोई अभी तक दानी नहीं हुआ, तो कर्ण का हो गया कर्णप्रयाग। अब आ जाते हैं वहाँ मंदाकिनी। मंदाकिनी की नदी कहाँ से निकली, तो केदारनाथ से निकली, वहां पर मंदाक मंद, यहाँ मंद होता है, फिर वहां से क्या है, रुद्रप्रयाग का निर्माण, रुद्र हो गया। ठीक है, तो मंदाकिनी याद रखना। और सास फिर आता है लास्ट में, जहाँ पूरी जो नदी है अपनी अलकनंदा डायरेक्ट, वहां पर दिया जाता है नाम देव प्रयाग। देव को, देवों के सब विष्णु जी आ गए वहां पर। रुद्र मतलब भगवान जी। देखो केदारनाथ कहाँ पे है, शंकर जी का है, शंकर जी को रुद्र बोलते हैं। रुद्र का उनका जो रुद्र रुद्र विशाल रूप, इसको शंकर जी को बोलते हैं। तो यार रुद्र प्रयाग याद रखना है। ठीक, अब सारे देवता कहाँ मिलेंगे, तो देव प्रयाग में मिलेंगे। जैसे देव, अब यहाँ तक चलते हैं, फिर अब आगे चलते हैं यहाँ पर कौन सी अब और भी मुख्य नदी। ठीक, यहीं से एक फिर से वापस बना रहा हूँ गंगा नदी। आगे से चल रहा हूँ, प्रयागराज तक आ गए, ये याद रखना। प्रयागराज से निकल चुके हैं अपन। अब प्रयागराज से निकले हैं तो कौन सी नदी आ गई अपनी, तो गोमती नदी आ गई। प्रयागराज यहाँ से निकल गए अपन, अब यहाँ पर कौन सी अलकनंदा नदी होगी। अब यहाँ से आ गई गोमती नदी। ठीक, गोमती नदी के बाद कौन सी है, फिर याद रखना कौन सी है, यहाँ पर आ जाएगी काली नदी, जो वहाँ पर मिलती है छपरा में, छपरा वाली काली नदी। और जो याद रखना, गोमती नदी कहाँ पर मिलती है, तो गोमती नदी अपनी गाजीपुर में मिलती है, गाजीपुर, गाजीपुर। ठीक है, गोमती नदी का मैसेज। ठीक, उसके बाद गोमती नदी के बाद आ जाओ, गोमती के बाद गंडक नदी। ये गंडक नदी कहाँ पर मिलती है, तो आपको याद होना चाहिए कहाँ पर मिलती है, पटना में। ठीक है, गंडक नदी के बाद आ जाओ कोसी नदी। कोसी नदी कहाँ पर मिलती है, तो आपको याद, कोसी नदी का याद रखना, पहले याद क्रम पूछना जाता है। यहाँ से गोमती, गोमती के बाद कौन सी अपनी आ गई, गोमती के बाद आ गई अपनी काली नदी। काली को नदी को एक नाम और दिया जाता है, घाघरा, घाघरा नदी, घाघरा। क्रम पूछा हुआ है ऐसे, ठीक, क्रम पूछा। उसके बाद कौन सी, घाघरा, घाघरा के बाद कौन सी है, गंडक, गंडक के बाद कौन सी है अपनी, कोसी, याद नदी। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ तो लास्ट में कौन सी नदी है, एक महानंदा नदी है, वो कहाँ से निकली, दार्जिलिंग से, दार्जिलिंग। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं, लास्ट में नदी नहीं जाएगी सीधी, वहां से एक ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, और दोनों मिल जाएंगी, वहां से हो जाता है पद्मा नाम, जमुना भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनती है, फिर डेल्टा में मिल जाएंगी, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी का यहाँ पर डेल्टा का निर्माण कर देंगी, और ब्रह्म यहाँ बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, फिर उसके बाद साथ में क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी के बाद उससे पहले आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर दामोदर नदी हो जाएगी, दामोदर। ठीक है, दामोदर, दामोदर नदी के बाद आपको कौन सी नदी पढ़नी है, एक नदी और रह गई खाली, पुनपुन नदी है कौन सी, उसको जाना जरूरी नहीं है, एक नदी और रह गई। हाँ, सोन नदी। सोन नदी किस किस के बीच में आ जाओगे, तो छपरा पड़ रहे हो इसके बीच में। सोन नदी एक यहाँ से जाओगे, यहाँ से नर्मदा नदी चली जाती है अमरकंटक से, और यहाँ से सोन नदी इस साइड में हो जाएगी। ठीक, इसके जस्ट विपरीत है नर्मदा नदी, नर्मदा। ठीक, नर्मदा नदी इस साइड चली जाएगी, यहाँ अमरकंटक से सोन नदी इस साइड चली जाएगी, याद रखना इस। और बाकी जितनी भी मैंने नदी हैं वो सारी गोविंद वल्लभ पंत इसी, अब रेंद बांध है यहाँ पर इसी साइड में है। तो मैंने ये सारी पूरी नदी, आज को मैंने गंगा नदी के बारे में थोड़ा अच्छे से डिटेल बता दिया। वैसे एनसीईआरटी टाइम में इतना डिटेल से बताना था तो कोई नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया है। ठीक है, ऐसी नदी कहाँ गई अपनी, ये तो भाई, यहाँ पर क्या है, एक डेल्टा का निर्माण हो गया। डेल्टा का निर्माण हो गया, यहाँ पर क्या है कि दो ब्रह्मपुत्र नदी आई, ये यहाँ पर गंगा की नदी आ गई। जैसे यहाँ पर मिलेगी तो पद्मा नाम हो जाएगा, जमुना नाम हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ डेल्टा का निर्माण हो गया, पूरी नदी यहाँ पर देखो पटना में कौन सी है, सेन नदी, बता दी मैंने आपको। ठीक है, और उसके बाद मैंने कोसी नदी के बारे में बता दिया, घग्गर नदी के बारे में बता दिया, मैंने गंडक नदी के बारे में बता दिया, फिर के बारे में बता दिया। फिर मैंने इसके बाद आ जाओ, फिर मैंने प्रयागराज में बता दिया यमुना नदी मिलती है। फिर यहाँ पे जिन कौन कौन सी है, कैन के बारे में, सोन है, जाना। फिर मैंने ये सारी नदियों के बारे में बता दिया मैंने, यहाँ पे थोड़ा डिटेल से नहीं दिख रहा था मुझे। अब चलते हैं किसके पास, कौन सी रहेगी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकली है तो सुनो, इसका सिंपल अपवाद तंत्र बनाते हैं, समझ में आएगा। यहाँ समझने से पहले अब मैं समझाता हूँ ब्रह्मपुत्र नदी तरीके से थोड़ा।
ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अच्छे से समझना, थोड़ा पेशेंस रखना। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं, कहाँ से निकली, मानसरोवर झील, कहाँ से, मान मानसरोवर झील से ये निकली। फिर जैसी जलती है वहां पर, उसका नाम क्या है, सांगपो, उस वहां पर क्या नाम है, सांगपो, सांगपो नाम दिया हुआ है। ठीक है, चीन में से सांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है तो इस यहाँ पर कौन सा है, फिर चलते हैं यहाँ पर, ध्यांग नदी यहाँ से मिली, ध्यांग, याद रखना है। यहाँ पर कौन सी नदी हो जाएंगी, दाएं तट की नदी, चलो राइट हैंड, यहाँ पर राइट हैंड। अब रुको, राइट देखो, इस साइड राइट हैंड हो गया, ऐसी चल रही नदी, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड हो। तो आपको याद रखना कि मैं इस तरीके में बता रहा हूँ, यदि आप इसमें देखोगे तो कहीं ना कहीं विपरीत लगेगा, यहाँ लेफ्ट कैसे हो गया, तो लेफ्ट राइट, राइट मतलब यहाँ लेफ्ट हो जाएगा, यहाँ राइट दिखेगा आपको। लेकिन नदी इस रूप में चल रही, इस तरह मुंह है, ढलान इस तरीके है, तो यहाँ पर राइट हैंड है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड, याद रखना। यहाँ पर लिख लो लेफ्ट, पॉइंटर। अब याद रखना क्वेश्चन यहीं से बनता है, इसलिए मैंने इस तरीके से, इसी तरीके से आप बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यांग नदी, यांग नदी यहाँ पर मिली, यहाँ पर एक द्वीप भी है, कौन सा है, मांजुली द्वीप, मांजुली द्वीप, याद रखना। उसके बाद आ जाओ, मांजुली द्वीप के बाद फिर इसमें एक नदी और मिली यहाँ से, मांजुली, कौन कौन सी सुनो, दिबांग, एक लोहित, और है ये कौन सी है, बूढ़ी दिबांग। ठीक है, इसके बाद मांजुली द्वीप के बाद सीधे आगे चलती है नदी, तो कहाँ पर है, यहाँ पर पासीघाट है पासीघाट। उसके बाद फिर और थोड़ी आगे चली नदी, तो यहाँ पर आ जा सुमनसुरी, श्री, ठीक है, सुमनसिरी मिलती है। सुमनसिरी के बाद आ जाओ यहाँ पर जिया बरेली, फिर कौन, मानस, यहाँ पर मैंने नदी बता देते हैं, मानस। ठीक है, मानस के बाद तिपका, तिरपका है शायद, फिर कोरा, नदियों के बारे में नाम भी नहीं सुना होगा आपने, तिस्ता, और फिर लास्ट में सुना होगा पद्मा। गंगा या ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है, पहले गंगा मिलेगी, फिर यहाँ पर एक गंगा नदी से जैसी मिल जाएगी, वहाँ पर नाम हो जाएगा पद्मा, गंगा, और फिर यहाँ पर पद्मा, पद्मा नाम हो जाएगा। ठीक है, इस साइड में आ जाओ, में कौन कौन सी नदी गई थी, कोपली, कोपली, ठीक है, कोपली के बाद कौन सी यहाँ पर गुवाहाटी आ जाएगा, गुवाहाटी। फिर उसके बाद आ जाता है कौन सी, धुबरी, धुबरी। फिर धुबरी के बाद कौन सी नदी आ जाएगी, जमुना, वही जमुना, और फिर सीधी मेघना, ये हो गए ब्रह्मपुत्र नदी। अब वापस यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बताया, मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से कैसे निकली, यहाँ से गंगा नदी जाएगी, जैसे सांगपो नदी, सांगपो से जैसे पहुँच, ठीक है, यहाँ से क्या है, अरुणाचल से ये नदी का पूरा अब यहाँ पर मैंने कुछ बस यांग नदी के बारे में बताया हुआ है, देवांग नदी के बारे में बताया हुआ है, मानस नदी के बारे में बताया हुआ है, फिर दिव्यांग दिव्यांग की नदी के बारे में, फिर सीधी ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा की नदी यहाँ पर, तो इसका नाम हो जाता है पद्मा नदी। ठीक है, पद्मा नदी हो जाता है, फिर ऐसे नदी को आगे जाके क्या बोलते हैं, मेघना बोलते हैं, मेघना का नाम से नाम दिया जाता है, और फिर सीधे क्या है, अपना एक डेल्टा क्षेत्र बना, तो वो बंगाल की खाड़ी में, याद रखना। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है अपना, किसके बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। और मैंने बाकी नदियों के बारे में बता दिया, ये नाम है उसके, दिबांग, दिबांग, कुमांजुली, कोपली, और कालीगरी, फिर यहाँ पे आ जाओ दिबांग, फिर आ जाओ सिरी, मानस, और फिर जाओ नदी, जी चार पार 5 प्रकार की नदी, और बाकी नदियों को हम डिटेल से समझाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर पूरी नदियों को बता देंगे तो एक नदी की क्लास है, वो तो यार कोई मतलब की नहीं रहेगी। तो वो पूरी डिटेल से क्लास एक बनाइए, उसमें एकदम धीरे धीरे बारीकी से हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लास को देख, फिर मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी। अब आते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग होता है फोर्थ चैप्टर, कौन सा, जलवायु, यहाँ से स्टार्टिंग होता है जलवायु वाला चैप्टर, फोर्थ चैप्टर। ठीक है,
और चैप्टर पढ़ते हैं यहाँ से, क्या क्या है, किस बारे में पढ़ना, जलवायु के बारे में पढ़ना। जलवायु समझने से पहले पहले थोड़ा समझो कि जलवायु में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है, पवनों का। ये पवन है, गर्म पवन है। अब जैसे पवन यहाँ से अपने यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, तो पवन क्या चलती है, अरब से और बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करती है और उत्तर विशाल मैदान में बारिश करती है। और वहां से प्रायद्वीप से कुछ पवनें चलती हैं। तो जैसे प्रायद्वीप से कुछ पवनें चलेंगी तो वहां पर वो पवनें जाएंगी, लौटते हुए मानसून बोलते हैं, वो वहां पर साउथ में ज्यादा वर्षा करता है। वर्षा करे, केरल के तट पर वर्षा होता है, तमिलनाडु के तट पर, तो उसे लौटता हुआ मानसून में। और दक्षिण पश्चिम मानसून में अपने उत्तर भारत में ज्यादा वर्षा होती है। अब पवनें जब समुद्र से चलती हैं तो बारिश बारिश लेके आती हैं, ठीक है। वाष्पीकरण ज्यादा होता है तो पवन यहाँ आके बारिश करती है। तो याद रखना, अभी जलवायु परिवर्तन में वायु का सबसे ज्यादा योगदान होता है। जल और वायु, नाम ही याद हो रहा है, क्लाइमेट में जल, जल मतलब जल में पानी, और वायु मतलब वायु, ये जलवायु, क्लाइमेट। जल में जल और वायु का इंपोर्टेंस सबसे ज्यादा होता है। जैसे वायु पढ़ने के लिए मैंने जैसे आपको समझाया है कि यहाँ से अपन क्या है कि दक्षिण पश्चिम मानसून आएगा और यहाँ से केरल की तट से उत्तर यहाँ पर वर्षा होगी। तब लौटते हुए मानसून से तब वहां से चलेगी जो एशिया से तरफ से जो भारत सुख पवने आएंगी, तो वो लौटते हुए मानसून बोलते हैं वहां पर। तो वो आएगी दक्षिण पश्चिम, यहाँ पर साउथ में बारिश करेगी, याद रखना। अब यहाँ समझते हैं तो कुछ और, उत्तरी मैदान में वर्षा कहाँ है। अब जलवायु को नियंत्रित करने के प्रमुख कारक समझो। जलवायु को प्रमुख कारक करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो जलवायु सबसे पहले इस पर इफेक्ट कैसे, कारक जलवायु के कारक, जलवायु के कौन कौन से कारक हैं, तो पहले समझो अक्षांश। अब अक्षांश क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ा होगा, मैंने अक्षांश पढ़ाया होगा, तो आपको एक पृथ्वी है, मैंने पता है इक्वेटर लाइन पढ़ाई, फिर उसके बाद मैंने कर्क रेखा पढ़ाई, यहाँ पर ये अक्षांशीय रेखाएं हैं। ठीक, अब यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर अपना भारत, तो भारत में अक्षांश इंपोर्टेंट क्यों करता है, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पर उपोष्ण है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय है, ठीक, वहां पर शीत, ठीक, ध्रुव की ओर शीत। तो इन तीन चीजों के ऊपर है अपना, तो अपने कहीं ना कहीं उष्ण की वजह से अपना प्रभाव पड़ता है अपने जलवायु में, और शीतोष्ण की वजह से प्रभाव पड़ता है, शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है भारत की जलवायु। तो इसलिए वजह से कहाँ है, वो अक्षांशों का इम्पैक्ट करता है कि कौन सी अक्षांश में भारत का क्षेत्र पड़ता है। पहला पॉइंट होगा क्लियर, अक्षांश की वजह से। अब दूसरा क्या है, दूसरा अपना करते हैं, एक मिनट भाई, दूसरा अपना आ गया जलवायु नियंत्रण, तुंगता। तुंगता मतलब है ऊंचाई, हाइट इम्पैक्ट करती है, हाइट की वजह से ऊंचाई सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। ऊंचाई किस तरीके की है, ठीक है। ऊंचाई में आपको क्या पढ़ना है, जैसे हिमालय आ गया इसमें, हिमालय की वजह से भी वर्षा होती, हिमालय से टकराती हैं पवनें, आगे निकल नहीं पाती हैं, तो वो पवनें जैसे हिमालय से टकरा गई, तो हिमालय है भारत का क्षेत्र, तो यहाँ पर बारिश हो जाती है, इस वजह से यहाँ से पवनें जाती हैं और यहाँ पर हिमालय की चोटी से टकरा के बारिश कर देती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं ऊंचाई के बाद कौन सा रह गया अपना पॉइंट, वायु पवन है, वायु पवन सबसे ज्यादा। इसमें ऐसा क्षेत्र क्या होगा, यहाँ से बंगाल की खाड़ी से चले, पछुआ पवनें भी, पछुआ पवनें क्यों, कि आपको याद होना चाहिए जो व्यापारिक पवनें होती हैं, पढ़ाया है आपको, 60 डिग्री में अश्वाक्ष तो हमेशा चलती रहती हैं, उन्हीं का इम्पैक्ट यहाँ पड़ता है। और वो पवनें जिस मानसून होती है, पश्चिमा पवनें भी बोलते हैं ना, उन्हीं से अपने यहाँ पर जो उत्तर विशाल मैदान में बारिश होती है, दक्षिण की ओर लौटते हुए मानसून में, तो कहीं ना कहीं वो तब वो ये पवनों के प्रभाव होते हैं। तो इस वजह को याद रखना है। अब वायुदल की पेटियों को तीन भागों में बांटा गया है, तीन कौन सी, धरातलीय पवन है, धरातलीय पवन भागों में बांटा गया है। तीन मुख्य पवनों से बारिश होता है, यहाँ जलवायु प्रभावित होती है। और दूसरा है कि ऊपरी ऊपरी वायु, ऊपरी वायु से समझ रहे हो, ऊपरी मतलब जो ऊपर चलती है, आप उन्हें याद रखना, ऐसे ऐसे क्या होती है, जो इक्वेटर लाइन है वहाँ पे पवनें ऊपर उठती हैं और कहाँ पर गिरती हैं, आप जाओगे तो कर्क रेखा मकर रेखा पे जाओगे तो वहाँ पर गिरेंगी, फिर पवनें ऊपर उठती हैं, इस तरीके से काम चलता है। गर्म पवनें ऊपर उठती हैं, ठंडी पवनें नीचे गिरती हैं। तो वायु पवनें ऊपर और गर्म पवनें ऊपर की ओर उठती हैं, और ठंडी जो वायु होती है वो नीचे को दब जाती है। तो ऊपर नीचे का सिस्टम इम्पैक्ट करता है, जैसे पवनें ऊपर जाएंगी तभी तो बारिश होगी पानी लेके, तो ऊपरी पवनें की याद याद रखना। उसके बाद आ जाते हैं पश्चिमी चक्रवात, चक्रवात जरूरी है, चक्रवात से भी वर्षा होती है, याद रखना, ठीक है। चक्रवात याद रखना, पश्चिमी चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आपको याद हो, जो अपने बंगाल के तट पर आते हैं, याद रखना ठीक है। ये इम्पैक्ट करता है तीनों। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है, लास्ट आ जाते हैं
और तो कुछ पॉइंट तो नहीं रह गया, 6 का और कौन से रह गए? समुद्र का इम्पैक्ट आता है। हाँ, अब जैसे इस 5 कारक कौन-कौन से हैं? थोड़ा क्लीन कर। 6 कारक हैं वायु जलवायु को प्रभावित करने। 6 कारक इसी पहले मैंने इक्वेटर लाइन बता दी, ठीक है? इक्वेटर मतलब अक्षांश देशांतर का इम्पैक्ट हो गया। अक्षांश से पढ़ना आपको, अक्षांश से। तो उसके बाद मैंने बताई ऊँचाई। ऊँचाई जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि ऊँचाई का हिमालय पर्वत में आप देख रहे हो, इस वजह से यहाँ पर्वत हिमालय है, तो उस वजह बारिश, तो वहाँ बारिश कर देती है। फिर उसके बाद मैंने बताया क्या, वायु पेटियाँ ऊपर उठती हैं, ठंडी होती हैं। यहाँ पर जो पवनें हैं जो ठंडी हैं वो गिरती हैं, ऊपर भी गिरती हैं। जलवायु ठंडी वायु परतों, उसकी वजह से वायु जो पवनें उठती हैं ऊपर पानी ले जाती है और फिर बारिश करती है। उसमें उसके बाद मैंने बताया आपको कौन सा कारक रह गया, समुद्र से दूरी। समुद्र की दूरी इम्पैक्ट करती है, समुद्र है यहाँ पर पवनें क्या जितनी इम्पैक्ट करता है कि समुद्र की दूरी है, कितने क्षेत्र में बारिश होती है उसकी वजह से। फिर उसके बाद लास्ट रह गया अपना महासागरीय धरातल की धाराएं, जो ठंडी धाराएं हैं, जो यहाँ पर ठंडी धारा देखी होगी, ठंडी है, गर्म जलवायु है और यहाँ पर मेडागास्कर की धारा है आपको। ये ठंडी और गर्म जलवायु धारा बारिश करने में बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि गर्म जलधारा आएगी तो अल नीनो की स्थिति हो जाएगी, लाल नीनो की स्थिति हो जाएगी, उस वजह से बारिश का इम्पैक्ट भारत पर क्षेत्र पर पड़ता है। और भारत को गर्म होना या ठंडा होना अल नीनो ला नीनो पर भी प्रभावित करता है। तो उसके बाद आ जाइए उच्चावाच लक्षण, ठीक है? और ये 6 सारे पॉइंट हो गए उच्चावाच लक्षण। अब इसके बाद आ जाते हैं जलवायु, अपना खत्म हो गया चैप्टर। जलवायु को समझ थोड़ा और समझ, वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं। अब वनस्पति पढ़ोगे तो धरातल की वनस्पति को जानने के लिए इसमें 5 प्रकार की वनस्पति है। 5 प्रकार की वनस्पति कौन-कौन सी है? तो मैंने एक थोड़ा चित्र लगाया है, नहीं है वाला चित्र। 'चलो तो फिर कोई बात नहीं, छूट गया तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। सुन ले तो आप मेरे मुँह से सुन लो। 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। वो एक उष्णकटिबंधीय, पहले लिख लीजिए। दूसरा जो ट्रॉपिकल, 1 मिनट बस। पाँच प्रकार की वनस्पति कौन सी? 5 प्रकार की अपने यहाँ वनस्पति पाई जाती है। कौन-कौन सी है? पहले ही सुनो। इसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वनस्पति, और इसको इंग्लिश में लिखेंगे ट्रॉपिकल, कल, एवरग्रीन, एवरग्रीन कटिबंधीय। कौन सा पाया जाता है अपने यहाँ? दूसरा पाया जाता है ट्रॉपिकल, थर्ड जिसे बोलते हैं, जिसे अपन को अपन क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक? पर्णपाती वन, कटिबंध, ठीक है? थर्ड आ जाओ अपना, कौन सा है? थर्ड अपना है ट्रॉपिकल, जिसे बोलते हैं कटीलिए वन। ट्रॉन बोलते हैं, जैसे ट्रॉन से लेकर ट्रॉपिकल लिख लेना, ट्रॉपिकल, ट्रॉन, ट्रॉन एंड वेस्ट, तब इसे बोलेंगे कटीलिए वन या झाड़िए वन, झाड़िए। फिर चौथा पॉइंट चौथा अपना कौन सा है अपना? माउंटेन। और पांचवा कौन सा है? मैग्रोव।
ठीक, ये 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, याद रखना है इनको। मैंग्रोव ये अपनी पर्वतीय, ठीक, वनस्पति तो याद रखना। अब पर्वतीय वनस्पति में कौन-कौन सी है, तो उष्णकटिबंधीय वनस्पति में कौन-कौन सी आती है, तो आपको याद रखना कौन-कौन सी है। इसमें कौन-कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो याद रखना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कौन, तमिलनाडु क्षेत्र में आ जाएगी। जो पश्चिमी तट है और पूर्वी तट उसमें आ जाएगी, और उसमें हर प्रकार की वनस्पति पाई जाती है यहाँ पर। यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, यहाँ हर प्रकार की वनस्पति। अब इसको समझ लेते हैं, वो पर्णपाती वन, ये भारत में सर्वाधिक है। भारत में सबसे भारत में सर्वाधिक है, ठीक है। अब इसमें कौन-कौन सी है, तो साल, शीशम, साल, शीशम, यहाँ मध्यम वर्षा होती है, ठीक है। साल, शीशम, चंदन, ठीक, ये वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर ज़्यादा वो कटिए जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, थार का मरुस्थल देख लो, मरुस्थल क्षेत्रों में, जहाँ थार का मरुस्थल ले लो, वहाँ पर ये वनस्पति पाई जाती है। जहाँ पर कौन-कौन सी वनस्पति का नाम लिख लो, कौन-कौन सी है। यहाँ पर नांगफनी, नांगफनी, ठीक है, और नांगफनी, अकस्मिया, कसिया, ठीक है, और कौन सी है, खजूर, ठीक, और कौन-कौन सी है वनस्पति, यूकोरेशिया, कुरेनिया। ये इतनी वनस्पति क्या है, अपने थार मरुस्थल में पाई जाती है, जो कटीली झाड़ी पाई जाती हैं वहाँ पर, क्योंकि पानी की कमी से मैंने आगे की पहले ही समझा दिया था कि जहाँ पानी होगा, जहाँ बारिश नहीं होगी, जहाँ शुष्क क्षेत्र होगा, वहाँ पर कटीली वन पाई जाती है। जहाँ मध्यम बारिश होगी, साल, चंदन, सागौन, इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। अब आ जाओ पर्वतीय वनों में। पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सी है, तो आपको शंकुधारी वन पाए जाएंगे, शंकुधारी, ठीक है। शंकुधारी में कौन-कौन से आ जाएंगे, पर्वतीय में देवदार, देवदार, देवदार के बाद कौन सा आ जाएगा, सिल्वर, वो फर आ जाएगा, फर के नाम से भी होता है। एक आ जाएगा स्प्रूस, ठीक, और एक एक और है, एक वृक्ष का नाम है चीडर, ठीक, एक वृक्ष है। और एक और वृक्ष का नाम है चीड़, चीड़ लिख लो यहाँ पर। ये यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मैग्रोव में। मैग्रोव में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, तो आपको मैग्रोव क्षेत्र में नारियल का सबसे ज़्यादा सुना होगा, नारियल, है नारियल, केरल के तट पे जाओगे तो नारियल मिलेंगे, हैं, और ताड़ के वृक्ष पाए जाएंगे, जहाँ दारू बनती है, ठीक है, दारू, ड्रिंकिंग वाटर, मिनरल ड्रिंकिंग वाटर, ताड़ के वृक्ष से दारू भी बनती है, नशीले पदार्थ बनते हैं। और उसके बाद आ जाओ तो नारियल के बाद कौन कौन सी है यहाँ पर, और एक कपोड़ा के नाम से भी आ जाता है, एक कपोड़ा, कपोड़ा वृक्ष भी, और श्रृंगार भी एक, याद रखना। ये वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर। और जो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ये डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, डेल्टा क्षेत्रों, ठीक है, जहाँ तटीय क्षेत्र पाए जाते हैं। तटीय क्षेत्र और मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तटीय और डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये 5 प्रकार की वनस्पति है जो मैं आपको बता रहा था। यहाँ पर देख जाओगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वनस्पति पाई जाती है, जहाँ सब प्रकार की वनस्पति है पश्चिमी तट पे और यहाँ पर पूर्वी तट पे, ठीक है। यहाँ सर्वाधिक सभी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर 200 प्लस 200 सेंटीमीटर प्लस वर्षा होती है, मतलब सर्वाधिक वर्षा होती है इस वजह से। और दूसरा है यहाँ पर कि जलवायु उत्तम है, यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर आ जाओ, सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ पर भी, जो असम, मौसीराम सबसे सुना होगा, मौसीराम जहाँ सबसे ज़्यादा, भारत का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। ये ट्रॉपिकल क्षेत्र बोलते हैं, जैसे टॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो पहली प्रकार की वनस्पति, ठीक है। दूसरी प्रकार की टॉपिकल, जिसे बोलते हैं डिजीज डिकेसस फॉरेस्ट, उसको क्या है, जो उसे बोलते हैं पर्णपाती वन, ठीक है, पर्णपाती वन बोलते हैं। वो क्या है, वो कहाँ-कहाँ पर पाई जाती है, तो आपको याद रखना है, यहाँ पर सबसे सर्वाधिक क्षेत्रों में अपने यहाँ जो वनस्पति है, यही वाली पाई जाती है भारत में, सर्वाधिक है ये अपने यहाँ पे, मध्यम, ये मध्यम वर्षा होता है। फिर आ जाते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट तो पता होगा कि यहाँ पर इस क्षेत्र में पाया जाएगा, माउंटेन, याद रखना, माउंटेन फॉरेस्ट मतलब पर्वतीय वन, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं मैग्रोव वन। मैग्रोव वन कौन कौन से हैं, तो मैग्रोव वन जहाँ पाए जाएंगे तटीय क्षेत्रों में, यहाँ इस देख रहे हो तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यहाँ पर भी मैग्रोव वन पाए जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है। और मैग्रोव वन में कौन कौन से हैं, हमने एग्जाम्पल दे दिया। उसके बाद आ जाते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न्स फॉरेस्ट, मतलब होते हैं जो कटीले झाड़िए वन, मतलब होते हैं कटीले झाड़ी वन। तो अपने रेगिस्तान में चले जाइए आप, यहाँ पर क्या है कि जहाँ पानी कम होगा, बारिश कम होगी और शुष्क क्षेत्र होगा, जहाँ
आर्द्र भूमि होगी, आर्द्र शुष्क क्षेत्र तरीके का होगा, जहाँ रेतों का थार, रेती रेत होगी, थार का मरुस्थल होगा, वहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जा जाती है? ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ये 5 प्रकार की वनस्पति मैंने अच्छे से समझा दिया। यहाँ सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा यहाँ पर होती है, सबसे कम, ठीक है। 50 से भी कम, 30 से भी कम। यहाँ तो वहाँ पर क्या है, मरुस्थल का निर्माण होता है, वहाँ पर होती है झाड़ी वनस्पति। फिर मैंने आपको बताई माउंटेन में, माउंटेन वाली, तो माउंटेन में कौन कौन सी है, तो मैंने बता दिया यहाँ पर के, जैसे चंदन का वृक्ष भी यहाँ पर होता है, शंकुधारी वृक्ष पाए पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया ट्रॉपिकल, ये पूरी वनस्पति के बारे में मैंने डिवाइडेड क्षेत्र बता दिया, कौन प्रकार की वनस्पति आती है। ये पूरा क्लियर हो गया। अब चलते हैं, ये ये फॉरेस्ट है, सदाबहार वन का क्षेत्र, सदाबहार वन इस तरीके से, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पर, वाइल्ड लाइफ पर, जो अपना लास्ट चैप्टर है, वन्य जीव। और फिर उसके बाद जनसंख्या, जनसंख्या वाले क्षेत्र। अब देखो अपने यहाँ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, देखो जैसे आपको काजीरंगा में जाओगे, यहाँ पर गेंडा हाथी पाया जाता है। ये थोड़ा एक और मैप है, मैंने पहले इसको समझ लेते हैं, फिर काजीरंगा आ गया है, उसके बाद आता कान्हा किसी ने पार्क है यहाँ पर, शिवपुरी में पक्षी अभ्यारण्य आ गया, ठीक है। तो ये याद रखना। राजा जी सुना हुआ अपना टाइगर के, यहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं, यहाँ पर गिर सुना होगा, लायन और टाइगर दोनों के लिए। ल- भारत एकमात्र, विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर शेर भी पाए जाते हैं, चीता भी पाए जाते हैं, और बाघ भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना। और फिर इसके बाद आ जाते हैं, आप थोड़ा समझ, टाइगर का सबसे बड़ा रिजर्व कौन सा है, तो नागार्जुन, जहाँ नागार्जुन श्री जो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बॉर्डर पर पाया जाता है। और जो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में, जो के नाम से जानते हैं, ठीक है। और नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो रातापानी, जो मध्य प्रदेश, और माधव राष्ट्रीय उद्यान। अब कुछ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानते हैं, कौन कौन से हैं। तो कुछ राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश में कौन सा, कान्हा किसी ने पैंच पैंच है, बांधव बांधवगढ़ है, पन्ना है, सतपुड़ा है, संजय दुबरी है, वीरांगना लक्ष्मीबाई, और रातापानी जो लेटेस्ट अभी है, और माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये इतने हैं किसके लिए, टाइगर रिजर्व के लिए। कितने टाइगर, टाइगर प्रोजेक्ट चला गया है टाइगर को रक्षा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या कम हो गई थी, इसके लिए ये। ठीक है। फिर महाराष्ट्र में कौन सा है, महाराष्ट्र में चले जाइए, कहेंगे कौन कौन से हैं, 6। यहाँ पर 9 है, 9 मैंने बता दिया आपको। अब 6, और महाराष्ट्र में 6 कौन से, मेलघाट है, तदोबा है, तडोबा, अनारी, पेंच, और सह्याद्री, और नवेगांव। और नवेगांव में आपको मुकेश अंबानी के बारे में सुना हुआ तुमने। और नागजीरा और बोर, ये सबसे छोटा हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कर्नाटक में कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर 5 हैं, बांदीपुरी, भाद्र, दंडोली, और दनोली, अंसी, नागरहोल, और बिल्लीगिरी, रंगनाथ स्वामी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इसमें। राजस्थान में कौन कौन से हैं, तो रणथंभौर 5 हैं यहाँ पर, रिस्का, और मुकुंदरा हिल्स, और रामगढ़, और विषधारी, और धौलपुर करौली। ये कितने टाइगर रिजर्व हो गए अपने, ये मुख्य मुख्य मैंने बता दिए, इंपॉर्टेंट थे। फिर इसके बाद आ जाते हैं जनसंख्या वाला, जो 6 चैप्टर है अपना, जनसंख्या, पॉपुलेशन, पॉपू, ठीक है। पॉपुलेशन के बारे में बताते हैं। पॉपुलेशन के बारे में क्या समझना है, पॉपुलेशन वेरी वेरी 26 वितरण। अब देखो यार, उत्तर प्रदेश में जाओगे तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, सबसे सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, दूसरे सबसे कम जनसंख्या की है तो सिक्किम की है। सिक्किम दिख रहा है, सिक्किम दिख रहा है इसमें, यहाँ पर लिख लो, ठीक है, सिक्किम की जनसंख्या, अरे माले, सिक्किम की जनसंख्या, ठीक है। सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, याद रखना। तो उसके बाद आ जाओ बिहार में। अब आप वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो डायनेस्टी, एक सबसे ज़्यादा है, जो सबसे घनत्व, सबसे बारीकी क्षेत्र में बिहार आ गया, पश्चिम बंगाल आ गया, और दिल्ली आ गया, ये सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र आ गया, ठीक है। और ये महाराष्ट्र आ गया, ये सबसे घनी आबादी क्षेत्र है, सबसे घनी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, जो मतलब घनी आबादी मतलब क्षेत्र होता है, पास पास में मकान होते हैं, बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है, उसे बोलते हैं घनी आबादी। मतलब दूर दूर से नहीं है कि एक व्यक्ति यहाँ पर डटा हुआ है तो 5 किलोमीटर बाद दूसरा व्यक्ति का घर है, या 3 किलोमीटर बाद दूसरे व्यक्ति का घर है, या 2 किलोमीटर, यहाँ पर बिल्कुल घनी आबादी बसी हुई, तो उसे बोलते हैं सबसे ज़्यादा। जो डायनेस्टी पीपल है वहाँ पर क्या 1,000 से ज़्यादा लोग हैं उनके, वो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र और दिल्ली, इन क्षेत्रों में, ठीक है। उसके बाद आ जाओ केरल। अब उसके बाद मॉडरेट, मॉडरेट कहाँ पर है, मॉडरेट, मॉडरेट अपनी कहाँ पर है, तो मॉडरेट देख लो कहाँ पर है, यहाँ पे आ जाओ, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में आ जाओ, ठीक है। और ये इस प्रकार के क्षेत्रों में आ जाओ जहाँ मॉडरेट जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद है मॉडरेट से भी कम है, जो केरल में जो
उड़ीसा में, केरल में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और थोड़ा गुजरात के क्षेत्रों में। और सबसे जो थोड़ी बहुत कम ब्रज जनसंख्या पाई जाती है वो सेवन सिस्टर जाओ आप। यहाँ सेवन सिस्टर में क्या है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व क्षेत्र, वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है। जहाँ पहाड़ी क्षेत्र होगा वहाँ जनसंख्या कम होगी, मैंने अच्छे से बताया इसके बारे में। जहाँ पहाड़ी क्षेत्र होगा वहाँ जनसंख्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, जहाँ मैदान होंगे वहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी। इस वजह से इस क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ गंगा का, ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान पाया जाता है। यहाँ पर जनसंख्या थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर पंजाब की 5 नदियों द्वारा विशाल मैदान बनाया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना, मैदानों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, ताकि वहाँ सुविधाएं ज़्यादा होती है, संसाधन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जनसंख्या के बारे में अब थोड़ा और समझ लीजिए। जनसंख्या के बारे में अपने यहाँ भारत की जनसंख्या को 3 भागों में बांटा गया है। 15 से कम आयु के लोगों को क्या है, बच्चा माना गया है, बच्चों के जो आश्रित होते हैं। ठीक है, आश्रित, डिपेंडिंग। ठीक है, डिपेंडिंग होती है, ये डिपेंडिंग जनसंख्या हो गई, ये पहला हो गया। दूसरा होता है 15 से 15 से कितनी ले लो, 60 से पहले। ये क्या कर दिया, 15 से 59 साल, मतलब 60 साल मान के चलो। तो ये बोलते हैं अपन को एक कर्मशील, मतलब होते हैं एक काम का कार्यशील जनसंख्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कार्यशील, कार्यशील, वर्किंग, वर्किंग, वर्किंग पॉपुलेशन बोलते हैं इसको। 15 से 59 साल के लोगों को वर्किंग में आते हैं, कार्यशील जनसंख्या में आती है। जो 15 से कम होते हैं उन्हें बच्चा बोलते हैं, उन्हें आश्रित जनसंख्या कहते हैं, वो डिपेंडिंग में आते हैं। और दूसरे है, तीसरे नंबर जो वृद्ध लोग होते हैं, वृद्ध, वृद्ध ओल्ड लोग होते हैं, उनको 60 से प्लस माना गया है, 60 से प्लस। ठीक है, जो 59 साल से ज़्यादा है, जो 60 साल से ज़्यादा है, उन्हें डिपेंडिंग, ये डिपेंडिंग में आ जाएंगे, डिपेंडिंग। ठीक है, डिपेंडिंग कौन कौन से होंगे, 15 से कम और 60 से ज़्यादा, ये डिपेंडिंग में आ गए, जो अपने ऊपर आश्रित हैं। थोड़ा बूढ़े बुजुर्ग लोग होंगे, किस किस पे आश्रित होंगे, तुम पे, अपने युवा लोगों पे आश्रित होंगे। तो जो कार्यशील जनसंख्या जो ज़्यादा काम कर सकती है वो कौन सी है, वो हो गई 15 से 59 साल की। ये 3 भागों में बटी हुई मुख्यतः जनसंख्या भारत में, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या अपनी यही है। ठीक है, कार्यशील जनसंख्या सबसे ज़्यादा अपने भारत में पाई जाती है, इस वजह से भारत के क्या है, विकासशील भारत है, अब मौका है विकसित बनने का। और इसके बारे में क्या है, और जनसंख्या के थोड़े बारे में मैंने आपको पिछले पार्टों में बताया है कि जो जनसंख्या शिक्षित होती है, शिक्षित, एजुकेशनल, स्किल और हेल्थ, हेल्थी, वो जनसंख्या किसका काम करती है, 3 जनसंख्या देश को आगे बढ़ाने का। भारत को या देश को, कोई भी देश हो, जिस जहाँ ये शिक्षित और एजुकेशन होंगे वहाँ संसाधनों का विकास होता है, साधनों का विकास होता है। साधन का विकास होगा तो भारत विकास से विकसित बनेगा। ठीक, याद रखना। तो ये 3 प्रकार की जनसंख्या है अपने यहाँ। पूरा डिटेल से बता दिया कहाँ कहाँ पर आबादी ज़्यादा क्षेत्र है, मैंने पूरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता दिया, कहाँ घनी आबादी है, कहाँ विरल आबादी है, कहाँ मॉडरेट है, कहाँ स्प्राइल है, कहाँ डेनेस्टी आबादी का मध्यम है, कहाँ बिल्कुल लघु है। ये पूरा मैंने डिस्ट्रिक्ट बता दिया। आपको यहाँ तक क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मैंने एक ब्लैंक पेपर भी दिया हुआ है, जो हाँ, इसके बारे में थोड़ा और सुन लो। मैंने तो पोर्ट के बारे में थोड़ा और बता देते हैं। जो कांडला बंदरगाह आ गया यहाँ पर मुंबई पोर्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है। ठीक है, इसके बाद गोवा में कौन सा है, मारगांव। ठीक है, उसके बाद न्यू मैंगलोर पोर्ट, फिर यहाँ पर कोच्चि आ गया। उसके बाद आ जाता हूँ यहाँ पर क्या है, कौन सा है, यहाँ पर विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में, काकीनाडा पोर्ट आ गया। यहाँ पर कोलकाता पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट है, यहाँ पर पारादीप। फिर यहाँ चेन्नई पोर्ट आ जाए, फिर एरन, जो अपने अपने होगा। और से कामराज पोर्ट भी बोलते हैं, कामराज पोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, फिर तूतीकोरम, तूतीकोरम पोर्ट जो तुमने तुमने पढ़ा हो, तूतीकोरम। ठीक है, और मैंने एक मैप भी दिया है आपको, ये वाला, एक खाली मैप दिया है जिससे आपका प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने आपको एक मैप चाहिए होगी ना, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, मैं आपको एक PDF प्रोवाइड। और थैंक यू यहाँ तक क्लास देखने के लिए। यदि आपको मेरे और भी कुछ जानकारी लेनी हो या मेरे साथ जुड़ना हो, सबसे सस्ता कोर्स मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो पे कॉन्टेक्ट करके आप जानकारी। जय हिंद, जय भारत।